तो हेलो गाइस, आई एम पीयूष और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी सी भाषा और तकनीकी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर से आपको हिंदी सी भाषा और तकनीकी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। देखो, इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन कराऊंगा ना वो सारे के सारे आपके एग्जाम में आएंगे। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो सकती है पर सारे क्वेश्चन यही रहेंगे, इस बात की गारंटी। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो और इन नोट्स को पढ़ लेते हो तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स के लिए आपको सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, लाइक करना है मेरे वीडियो को। उसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स के लिए आपको पिन कमेंट में, आपको कमेंट सेक्शन में नोट्स टाइप करना है। उसके बाद मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है ना। देखो, मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो उसे फटाफट से आप कंप्लीट करा दो। उसके बाद आपको नोट्स उसके बाद आपको वीडियो के संग ही नोट्स मिल जाए करेंगे, ठीक है ना। बाकी फटाफट से सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक पर, ठीक है ना। हिंदी सीखो, आज हम पूरा खत्म कर देंगे। आपने इस सेमेस्टर में हिंदी सीखो बिल्कुल हाथ लगा के नहीं देखा, पेपर आने वाला घबराहट होती भाई, एकदम सही वीडियो पर आए हो। इस एक सिंगल वीडियो देखने के बाद ना आपको कहीं भी भाग नहीं है, किसी दूसरे रिसोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये वीडियो देखनी है, उसका ये नोट्स पढ़ना है, ठीक है ना। इस नोट्स के अंदर सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताया गया, एकदम अच्छी तरीके से आपको सब कुछ समझ में आए, ठीक है ना। विद फ्लो चार्ट, डायग्राम, सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है ना। पहला हमारा क्वेश्चन है ई गवर्नेंस को बताना है, इसका वर्णन करना है, साथ ही हमें बताना है हिंदी में इसकी क्या भूमिका है। पहले पढ़ता है ई गवर्नेंस है क्या। देखो, आज का युग डिजिटली युग है। सरकार भी सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग करके अपनी सेवाओं को जनता तक जल्द से जल्दी, सरल और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना चाहती है। सरकार द्वारा तकनीकी के माध्यम से सेवा प्रदान करने की इस व्यवस्था को ई गवर्नेंस कहा जाता है। देखो, ई गवर्नेंस क्या है? जब गवर्नमेंट अपनी सारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनता के पास पहुंचाती है, एकदम जल्द से जल्द, पारदर्शी तरीके से, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट तरीके से, तो उसे ई गवर्नेंस कहते हैं, ठीक है ना। अपने मतलब कि हर काम को ऑनलाइन करना। ऐसे नहीं आपको दफ्तर आना है। अगर आपको अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करनी है तो क्या है, आप अपने फ़ोन से कर सकते हो। अगर आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है, फ़ोन नंबर अपडेट करना है तो आप अपने फ़ोन से कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको अपना इस डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अगर आपको कोई फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको वहाँ पर एसडीएम ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या है, अपने ही फ़ोन से वो ऑनलाइन साइबर कैफे से क्या है उसे कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको अपने राशन कार्ड की कुछ अपडेट देखनी हो आप अपने फ़ोन से देख सकते हो। मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट के काम होते हैं वो सारे क्या आप फ़ोन के जरिए सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है अपना सर्टिफिकेट तो वो भी क्या है आप अपने फ़ोन के जरिए देख सकते हो, तो ठीक है ना। तो गवर्नमेंट क्या है, जब गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन होने लगते हैं तो उसे ही ई गवर्नेंस कहते हैं। आई थिंक आपको ई गवर्नेंस समझ में आया होगा। यहाँ पे लिखा है, जब सरकार अपने कार्य को, देखो यहाँ पे देख रखा है आपको अच्छे से फ्लो चार्ट बना के दे रखा है उदाहरण के सहित आपको ये देख लेना। देखो, जब सरकार अपने कार्य को, सेवाओं को कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल और अन्य डिजिटल तकनीकों की सहायता से करती है तो उसे ई गवर्नेंस कहते हैं। समझ में आया? जब गवर्नमेंट क्या होती है, अपनी सेवाएं, जितनी भी अपनी सर्विसेज होती है ना, उन्हें कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और अन्य डिजिटल तकनीक के माध्यम से जब देती है ना, उसे ही ई गवर्नेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है ना। अभी क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड हमने अपडेट कराया, तुरंत ही हम अपने फ़ोन से अब डाउनलोड कर लेते, नहीं कर लेते एक क्लिक के अंदर। अभी नहीं, पहले क्या था कि पहले जाना पड़ता था इनके सेंटर पे, या डाकिया ई पोस्ट ऑफिस के जरिए आता था, ठीक है ना। और क्या है, बिजली बिल जमा कराना है वो हम ऑनलाइन कर सकते हैं। पहले क्या है, हमें यहाँ भी बिजली दफ्तर होते थे, वहाँ जाके अपना बिजली का बिल जमा कराना होता है। पर अब क्या है, फ़ोन से ही हम पेटीएम के जरिए, और भी उनकी खुद के क्यूआर होता है, उससे क्या है हम बिजली का बिल भी जमा कर सकते हैं। हम अपना पासवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही, है ना। और डिजिलॉकर का उपयोग, ठीक है ना, ये सब क्या हम ऑनलाइन कर सकते हैं। देखो, ई गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें इसकी नीड भाई। अब ये क्वेश्चन, ये तो जो है ना, ई गवर्नेंस की आवश्यकता क्यों है, ये तो आप खुद भी बता सकते हो, ठीक है ना। बाकी एक बार रीड कर लो। देखो, सरकार अपनी सेवाएं तेज देती है, ठीक है ना, सरकारी सेवाएं को तेज बनाना, ठीक है ना। अब देखो, गवर्नमेंट की जो भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, कितनी पर हम जाते हैं, लाइन लगाते हैं दफ्तरों में, कितना धीरे धीरे काम होता है ना, फाइलें दबती जाती है, ठीक है ना। पर क्या है, जब से ऑनलाइन काम होने लगा तो काम क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जनता का समय और पैसा बच रहा है। इससे क्या है, हम लोगों का समय बचेगा। मान लो कि पैसा ही बचेगा। मान लो कि एक कहानी की तरह समझो आप। मान लो मैं काम करता हूँ, अब क्या है कि मुझको जाना है अपना आधार कार्ड अपडेट कराने। अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा आधार कार्ड सेंटर पे तो मेरी छुट्टी होगी, जिससे क्या है कि मेरा पैसा खर्च होगा। फिर मैं मतलब कि मेरे को उस दिन की मेरी वेजेस नहीं मिलेगी, ठीक है, मेरे को मेरी सैलरी कट जाएगी उस दिन की। साथ ही मैं वहाँ पे जाऊँगा तो जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस होगा उसका मेरा पैसा जाएगा। साथ में वहाँ पे जाने से मेरा समय बर्बाद होगा। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं अपना समय पढ़ाई में लगा के वहाँ पे लाइन में लगाऊंगा, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि जनता का समय भी बचता है, साथ में पैसा ही बचता है। फिर क्या है, पारदर्शी, और देखो ये क्या होता है, जवाबदेही और पारदर्शी होती है, ठीक है ना। मान लो अगर मैंने अप्लाई कर दिया ना, मान लो जैसे ई डिस्ट्रिक्ट पे हम अपना कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो क्या है, विद इन 40 डेज या मतलब कि 15-16 दिन के अंदर बन के आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं ना भाई, हमने अप्लाई करा था इतनी तारीख को, आज 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, बन के नहीं आया है, तो ठीक है ना। क्या उनकी जवाबदेही बनती है ना इससे, और ये बहुत ज़्यादा एकदम पारदर्शी होता है, ठीक है ना।
वो ना मतलब वो नहीं कर सकते कि नहीं तुमने अप्लाई नहीं करा भाई, हमारे पास ऑनलाइन सारी स्लिप होंगी, ठीक है, सारा काम हमारा ऑनलाइन हुआ तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन, ठीक है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, पारदर्शी होता है। फिर क्या, भ्रष्टाचार को कम करना है, इससे क्या भ्रष्टाचार कम हो गया। पहले क्या फॉर्म भरने के कुछ करने के तो भाई पैसे निकालो, है ना, कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार होता था, इससे क्या भ्रष्टाचार कम हो रहा है, पारदर्शी है तो भ्रष्टाचार तो कम हो गई, ठीक है ना। फिर क्या है, सरकारी कामकाज को सरल बनाया, इसने क्या गवर्नमेंट के जितने भी वर्क होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा क्या ईजी बना दिया, ठीक है ना, सुलभ बना दिया काफ़ी ज़्यादा। और फिर क्या, दूर दराज क्षेत्रों तक सेवा पहुँचाना, ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी क्या सेवा पहुँच गई है, ठीक है ना, ई गवर्नेंस के माध्यम से। अब देखो हमारा चौथा पॉइंट है ई गवर्नेंस के प्रमुख घटक क्या है। यहाँ पे हम बोला है ना अच्छे से व्याख्या करनी है ई गवर्नेंस की, विस्तार पूर्वक बताना है, तो आपको ये बताना है कि ई गवर्नेंस के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा G2C, ठीक है ना, आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा ना, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, है ना, वैसे ये सब है, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे G2C। G2C क्या होता है, G2C होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसका मतलब क्या होता है, सरकार द्वारा नागरिकों को सेवा। G2C मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब गवर्नमेंट से क्या है, सिटीजन के पास जा रही है सेवा, ठीक है ना, गवर्नमेंट से कहाँ से, सरकार द्वारा नागरिकों को सेवा देना। उदाहरण के लिए आधार कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पासवर्ड हो गया। अब देखो एक बात और, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि देखो आपका एग्जाम देखो बहुत जल्दी है, ठीक है ना। अगर मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, तो क्या है वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसका आपको मज़ा नहीं आएगा देखने में, ठीक है ना। और वैसे भी आप वीडियो 1.5x 2x पे तो देखते हो, तो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँ तो थोड़ा कॉपरेट करना। अगर धीरे पढ़ाना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आगे से आपको सारी वीडियो क्या है धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है। फिर हमारा दूसरा टाइप क्या आ गया, हमारा दूसरा टाइप हमारा G2B। अब देखो G2B क्या होता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये क्या है, जो सरकार अपनी सेवाएं किसको देती है, व्यवसाय को सेवा प्रदान करती है, सब्सिडरी के रूप में हो गया, सब के रूप में। उदाहरण के लिए क्या हो गया, GACT, ठीक है ना, पंजीकरण और व्यापार लाइसेंस, जो व्यापारियों को जो लाइसेंस मिलता है ना अपने बिजनेस खोलने के लिए, बिजनेस लाइसेंस, वो हो गया। अब हमारा आ गया G2G क्या होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अपने ही डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, कुछ सैलरी वाली देना होगी, कुछ सेवाएं प्रदान करनी होगी, ये होगी। देखो सरकारी विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान, कुछ नोटिस हो गया, ठीक है ना, एक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है, यही सब उसके अंदर हो गया, ठीक है ना। सरकार विभागों के बीच में ही सूचना का आदान प्रदान होती है, ठीक है ना, एक दूसरे के बीच में। उदाहरण के लिए मंत्रालयों के बीच, एक दूसरे मंत्रालय के अंदर, ठीक है ना, जैसे फाइनेंस मंत्रालय डिफेंस मंत्रालय से कुछ बातचीत करा, कुछ इस तरह से, ठीक है ना, और डेटा साझा करना, ठीक है। अब हमारा आ गया एक G2E क्या होता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय होता है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, सरकार द्वारा कर्मचारियों को डिजिटल सेवा देना। गवर्नमेंट क्या है, जो सरकार है ना, वो एम्प्लॉय कर्मचारियों को क्या है, डिजिटल, है ना, ऑनलाइन क्या है, सेवा प्रदान करती है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन वेतन, ठीक है ना, ऑनलाइन सैलरी आती है ना। अब तो क्या है, अब तो जितने भी मतलब अब सबकी सैलरी ऑनलाइन आती है, कुछ लोगों को छोड़कर, है ना, सबकी क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों की सैलरी क्या है, ऑनलाइन ही आती है, ठीक है ना, उनके अकाउंट में ही आती है। तो क्या है, ऑनलाइन वेतन देना, ठीक है ना, और आवश्यकता अवकाश आवेदन करना, अगर कुछ छुट्टी के लिए अप्लाई करना हो तो वो भी क्या है, ऑनलाइन ही कर सकते हैं। अब देखो 7 हमारा आ गया, लोकप्रिय ई गवर्नेंस सेवा। भारत में बहुत ज़्यादा फेमस सेवाएं कौन कौन से ई गवर्नेंस से, देखो आपको इस तरीके से दे रखा है, बिकॉज आपको ना फ्लो चार्ट के तरीके से बनाकर आना है। ये देखो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, फ्लो चार्ट मस्ट है, फ्लो चार्ट बना के आए करो, क्योंकि फ्लो चार्ट डालने से एग्जामिनर को भाई ये पता लगता है कि आपको नॉलेज है इस क्वेश्चन की, इस सब्जेक्ट की नॉलेज है, साथ में आपने बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे में सिस्टमेटिक तरीके से आपने आंसर प्रेजेंट कर रखा है, तो वो खुश हो जाता है देखकर, और आपके आंसर की लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो क्या है, आपको फ्लो चार्ट बनाकर ही आना है, ठीक है ना। देखो आप ये एक फ्लो चार्ट के जरिए बना सकते हो, लिखकर कि लोकप्रिय ई गवर्नेंस सेवा कौन सी, और ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे आपने लिख दिया, फिर ऐसे करके इस तरह से, ठीक है ना, आप बना के आ सकते हो। देखो पहले हमारे आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड हो गई, उमंग हो गया, डिजी लॉकर हो गई। देखो डिजी लॉकर तो कितना है, सारे के सारे हमारी मार्कशीट, हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, हमारी ABC ID, ये सब क्या हमारी यहाँ पे सेव रहती है, ठीक है ना। जनधन योजना, है ना, और गवर्नेंस पोर्टल, माई गवर्नमेंट, ये जो हो गया, है ना, पासवर्ड सेवा ऑनलाइन कर सकते हैं, ये सब क्या है, भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन अपना रख सकता है, ई कोड सेवा, है ना, और स्वच्छ भारत मिशन, ये सब क्या है, लोकप्रिय ई गवर्नेंस सेवा हैं। अब देखो इसके बेनिफिट क्या होता है, पहला है नागरिकों को घर बैठे सेवा मिलती है। इससे क्या है, हम लोगों को क्या है, आम लोगों को घर बैठे सेवा मिल जाती है सारी। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी, हम लोग पर पढ़ लिया है ना, वही सब यहाँ पे लिखा, और कुछ लिखा भ्रष्टाचार कम हो रहा है, ये सब हम लोग पर पढ़ लिया, ठीक है ना, वही सब लिखा है। चलो आगे इधर आते हैं। अब बताना है ई गवर्नेंस की कार्यप्रणाली कैसे। देखो यहाँ से आप समझो, ये आपको फ्लो चार्ट दे रखा है, आपको फ्लो चार्ट बनाकर आना है। फ्लो चार्ट से देखो आपको आंसर भी अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ई गवर्नेंस काम कैसे करता है, इसकी कार्यप्रणाली कैसे। पहले नागरिक मोबाइल कंप्यूटर से क्या है, अप्लाई करता है, इंटरनेट के माध्यम से सरकारी पोर्टल, फिर आवेदन सेवा करता है, फिर क्या उन्हें सेवा प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। यही इसकी क्या है, कार्यप्रणाली है, ठीक है। अब देखो ई गवर्नेंस की विशेषता क्या क्या है। देखो पहली है पारदर्शी।
ये बहुत ज़्यादा क्या है, काम हमारा बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पारदर्शी तरीके से होता है, ठीक है ना। सभी कार्य ऑनलाइन होते हैं, जिससे क्या है, जानकारी स्पष्ट और खुली रहती है। कोई भी हमसे सामने ना मुकर नहीं सकता है कि नहीं तुमने ये नहीं करा है। बिकॉज पहले क्या होता था, हम सारे काम कहाँ करते थे, ऑफलाइन करते थे, वहाँ पे हमारी फाइलें दब गई। उसके बाद क्या है भाई, वो बोलते थे ये तुम्हारी तो कोई फाइल ही नहीं आई है ना, तुमने तो कुछ अप्लाई नहीं करा है ना। और हमारे पास क्या है, हमारे पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। पर अब क्या है, अब ऐसा नहीं है, हम ऑनलाइन काम करते हैं। कोई भी चीज़ हो, हमने ऑनलाइन अप्लाई कराई, मान लो हमने आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कराया, उसके बाद क्या है, हमें तुरंत के तुरंत एक स्लिप मिलती है जिस पर हमारा अमाउंट लिखा होता है, कितना अमाउंट हमने पे कराया, इस डेट पर हमने ये अप्लाई कराया, ठीक है ना, ये सब लिखा होता है ना। तो वही कि हमारे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है, जितने भी हम काम कराते हैं उसका हमारे पास ऑनलाइन एक रिसिप्ट, हमारे पास एक रिकॉर्ड रहता है, जिससे क्या है, पारदर्शिता बनी रहती है काम में, और उनको फिर जवाबदेही बनती है, अगर इतना लेट काम होता है क्यों हुआ, ठीक है। देखो जवाबदेही वाला पॉइंट भी यहाँ पर आ गया है, ठीक है। जवाबदेही वाला देखो पॉइंट आ गया, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है और कार्य की निगरानी आसान होती है। दूसरा है तीव्र सेवा, इससे क्या है, ऑनलाइन काम होने से क्या है, जो हमारा काम है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगा है, बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगा है। ऑनलाइन सेवा जल्दी और बिना देरी के मिलती हैं, ठीक है ना। और काफ़ी सारी चीज़ें क्या है, तो जो तुरंत के तुरंत ही हो जाती है हमारी, ठीक है ना। अब देखो इससे क्या हमारा टाइम बचत होता है, हमारे टाइम की बचत होती है, हमने पहले पढ़ लिया है, एक बार और रीड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमारा से समय बचता है, लोगों को सरकारी कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना, बार बार नहीं जाना पड़ता। पहले क्या था, एक एक फाइल के लिए ना पर पूरा पूरा हफ्ता घुमा देते थे, नहीं ऐसा करो, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो करो, ये नहीं। अब क्या है, हम ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट अपने अप्लाई करा देते हैं, ठीक है ना, अब अपलोड कर देते हैं, ठीक है। हमारा समय बचता है काफ़ी ज़्यादा। लागत की कमी, देखो इससे हमारा वहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हमारे ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा लगेगा ना, वो हमारी यात्रा है ना, कागज़ और अन्य खर्चे की कमी होती है। अब क्या कि हम ऑनलाइन अप्लाई कराते हैं तो हमें इतनी सारी ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे, तो हमें 10 20 फोटो कॉपी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फोटो कॉपी इसकी कराओ, उसकी कराओ, ये इसकी 2 फोटो कॉपी कराओ, इसकी 4 फोटो कॉपी कराओ, ऐसे कराओ, वो कराओ, बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर साथ में क्या है, ये अब या अपने घर से कोई भी दफ्तर जाने में क्या है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा, वो सारा हमारा बच जाता है। फिर क्या है, सुविधाजनक, किसी भी समय और कहीं भी हम सेवा का क्या है, लाभ ले सकते हैं। अब देखो कुछ को छोड़कर बाकी बहुत सारी सेवाएं, अब बैंक की सेवा ले लो जो तुरंत के तुरंत ही हो जाती हैं। गवर्नमेंट बैंक की सेवा क्या है, तुरंत के तुरंत हम उसका क्या है, उसका लाभ उठा सकता है, ठीक है ना। काफ़ी सारी सेवा क्या है, हम कहीं भी 24 घंटे वो ओपन रहती है। ऑनलाइन सेवा क्या है, 24 घंटे हम कभी भी कुछ भी अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा समावेशी विकास, ये आपको पढ़ना है यहाँ से। अब देखो हम आगे 8 पे, इसमें बताना है हमें हिंदी में ई गवर्नेंस की भूमिका। अब देखो हिंदी में ई गवर्नेंस की भूमिका क्या होगी, देखो ये बताओ कि अगर जो काम सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, अगर वो किसी डिफरेंट लैंग्वेज में हों, जैसे मान लो सारे काम अगर इंग्लिश में हो। अभी भारत में क्या है, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, साथ में पढ़े लिखे हैं पर वो क्या है, इंग्लिश को इतनी ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, नहीं समझ पाता है, वो दूसरी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। हिंदी में वो क्या है, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अगर हमारी जितनी भी गवर्नमेंट सेवाएं, जो गवर्नमेंट है वो अपनी सारी की सारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी हिंदी भाषा में ना देकर इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज में दे, तो क्या लोग समझ लेंगे, नहीं समझ पाएंगे ना, वो बेचारे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो क्या है कि हिंदी का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है हमारे ई गवर्नेंस के अंदर। अगर हमारी जितनी ई गवर्नेंस की सेवा अगर वो हिंदी में उपलब्ध नहीं होगी ना, तो काफ़ी सारे लोग क्या है, इससे ई गवर्नेंस से वंचित रहेंगे, उन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ना ही वो कुछ काम के लिए कुछ सेवा के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है किसके अंदर, ई गवर्नेंस के अंदर, ठीक है ना। अब देखो भारत की राजभाषा होने के कारण हिंदी लाखों लोगों का डिजिटल सेवा से जोड़ने में मदद करती है। अब देखो हिंदी क्या है, राजभाषा है, ठीक है ना, मतलब इसे और हिंदी क्या है, जन जन की भाषा है, हिंदी को हर कोई समझता है, ठीक है ना। और इसी कारण हिंदी जो है ना, वो लाखों लोगों को क्या है, डिजिटल सुविधा से, सेवाओं से क्या है, जोड़ती है हमारी हिंदी, ठीक है ना। दूसरा क्या है, हिंदी में जानकारी उपलब्ध होने से आम नागरिक आसानी से समझ सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। मैंने बताया ना आपको, अगर हिंदी में कोई भी जानकारी उपलब्ध होगी तो क्या है, जो आम जनता है वो क्या है, अच्छे से उसे समझेगा और उसका उपयोग कर पाएगा। दूसरा है, हिंदी में सरकारी वेबसाइट, पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाने से सूचना का प्रसार होता है, अगर प्रसार बढ़ता है। अगर हिंदी में हम सारी वेबसाइट्स बनाएंगे, मतलब जो भी गवर्नमेंट की सर्विस की वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना, वो बनाएंगे, ऐप्स बनाएंगे, तो क्या है कि इसकी जो सूचना है ना बहुत ज़्यादा प्रसार होगी, सब लोग इसके बारे में जान पाएंगे। फिर क्या है, ग्रामीण और छोटे शहरों में लोगों को डिजिटल साक्षरता में आसानी होती है। देखो ग्रामीण और छोटे शहरों में क्या है, लोग इतने अच्छे से दूसरी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, वो उनकी आम भाषा क्या है, बोली जाने वाली हिंदी है। अगर हम हिंदी में बनाएंगे तो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं ना, वो भी क्या है, इसका आनंद उठा पाएंगे, इस सेवा का क्या है, इस सेवा को यूज़ कर पाएंगे। फिर हमारा क्या है, सरकारी योजना और अधिकारों की जानकारी हिंदी में मिलने से जागरूकता बढ़ती है। अगर देखो सरकारी योजना के बारे में और हमें अपने अधिकारों के बारे में अगर हमें हिंदी में पता लगेगा ना, तो क्या है, इससे हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमें पता लगेगा कि अच्छा ये हम ऑनलाइन ये काम भी करा सकते हैं, ठीक है ना, हमारे पास ये अधिकार भी है, ठीक है। तो बस यही बात है। और देखो लास्ट पॉइंट है हमारा
इसके अंदर उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म होता है। देखो लास्ट पॉइंट है, हिंदी में ई गवर्नेंस को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। अगर देखो हिंदी जो है ना, मैंने आपको बताया एक राजभाषा है, जन जन की बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है ना, हर कोई इसे हिंदी में बोलता है। अभी आप एक बात बताओ, मेट्रो में आप सब ट्रैवल करते हो ना, सभी ट्रैवल करते होंगे, ठीक है ना, बिकॉज सब मेट्रो से ही कॉलेज जाते होंगे ना ठीक है ना। तो जब आप, अच्छा एक बार बताना कि आपका कौन कौन से कॉलेज में सेंटर पड़ा है, ठीक है ना, ठीक है। और अगर किसी का कॉलेज मेरा वाला होगा ना, जिसमें मैं पेपर देने जाता था, तो मैं उसे लाइक करूँगा, ठीक है ना, पिन कमेंट करूँगा, ठीक है। देखो अभी आप सब लोग जब मेट्रो से ट्रैवल करते हो, तो देखो उसके अंदर दो लैंग्वेज का यूज़ होता है ना, एक इंग्लिश का होता है, एक हिंदी का होता है। इंग्लिश का इसलिए, इंग्लिश का तो होता ही है नॉर्मल, और हिंदी का होता है। हिंदी में क्यों होता है, उसमें कोई दूसरी लैंग्वेज क्यों नहीं होती, चलो इंग्लिश तो है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हिंदी का यूज़ क्यों होता है, किसी दूसरी लैंग्वेज का यूज़ क्यों नहीं होता। मान लो इंडिया के अंदर तो बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तमिल हो गया है ना, भोजपुरी हो गया, पंजाबी हो गया, है ना, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है ना। तो हिंदी का ही यूज़ क्यों होता है, क्योंकि हिंदी क्या है, वो जन जन की भाषा है, हर कोई पहचान लेता है। जैसा आता है ना कि एक मिनट, अगला स्टेशन अगला स्टेशन विनोबापुरी है, ऐसे बोलता है ना, अगला स्टेशन विनोबापुरी है, ऐसे बोलता है ना, हिंदी में बोलता है ना, ठीक है ना। और अपना साड़ी दुपट्टा ये सब संभाल के रखो, मतलब दब ना जाए, कुछ इस तरह से बोलते हैं, अनाउंसमेंट होती है, मुझे याद नहीं आ रही है। तो हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में क्यों बोलते हैं, क्योंकि जन जन की भाषा है, हिंदी हर कोई बोलता है, समझता है, ठीक है, इसलिए हिंदी में बोलते हैं। तो देखो ई गवर्नेंस से क्या है, जन जन तक हमारी जो ई गवर्नेंस को जन जन तक पहुँचाने का एक प्रभावी माध्यम है, ठीक है। हिंदी नहीं, अगर हिंदी में हम कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराएंगे लोगों को, तो क्या है कि उस इन्फॉर्मेशन के बारे में ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं पता लग पाएगा, वो इन्फॉर्मेशन कुछ ही लोगों में सिमट के रह जाएगी, ठीक है। आपको समझ में आया। अब देखो ई गवर्नेंस आधुनिक भारत की आवश्यकता है। हमारा जो आधुनिक भारत बनना है ना, उसमें ई गवर्नेंस की बहुत ज़्यादा क्या भूमिका है। यह सरकार और जनता के बीच क्या है, दूरी को कम करता है। यह क्या है, सरकार और जनता के बीच में क्या दूरी को कम करता है। साथ में क्या है, सेवाओं को तेज करता है, सरल करता है, पारदर्शी बनाता है। हिंदी भाषा के माध्यम से हिंदी माध्यम से यह व्यवस्था अधिक व्यापक और प्रभावी बन पाई है। हिंदी भाषा के माध्यम से क्या है, जो ई गवर्नेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी बन पाई है और अधिक व्यापक बन पाई है, ठीक है ना। इसलिए हिंदी में ई गवर्नेंस का विकास डिजिटली भारत में निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। देखो आपको पूरा क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझा दिया है। वीडियो देखने के बाद ये नोट्स पढ़ोगे, आपको सब कुछ एकदम अच्छे से समझ आएगा, छप जाएगा। जिस तरीके से आपको यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बनाकर, फ्लो चार्ट्स बना के आपको इतने अच्छे से आपको आंसर प्रेजेंट करवाए ना, आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। देखो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, सच में यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन नोट्स को बनाने में। मेहनत के संग संग पैसा भी लगता है। देखो इतनी अच्छी तरीके से बनाना, इन्फॉर्मेशन लाना, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढना, अलग अलग कॉलेज की वेबसाइट पर जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढना, उसके बाद उन्हें एनालाइज करना, ठीक है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लैंग्वेज में पूछता है एग्जामिनर, ये सब देखना, फिर क्वेश्चन को नोट करना, फिर इस तरह की नोट्स बनाना, भाई बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, सच में बहुत ज़्यादा। साथ में पैसा भी लगता है। बस आपसे यही चाहता हूँ, बस आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा देख कर इसे शेयर कर देना, ठीक है ना, और लाइक कर देना। बस यही चाहता हूँ, प्लीज़ ये काम कर दो, ठीक है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, वो पूरा कर दो फटाफट से, ठीक है ना। जितने बच्चे देख रहे हैं ना वीडियो को, वो सब वीडियो को पोस्ट करो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ भाई प्लीज़, बहुत टाइम लगता है नोट्स बनाने में। अगेन जिनने कर दिया भाई, दिल से बहुत सारा थैंक यू। चलो हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमको राजभाषा, देखो राजभाषा कौन सी भाषा है, हमने ऊपर पढ़ा ना, हिंदी क्या है, राजभाषा है, हमने पढ़ा था ना ऊपर। तो देखो हमें यही बताना है, राजभाषा के विकास में कंप्यूटर के महत्व को स्पष्ट कीजिए, अथवा, मतलब कि दूसरा क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है ना। एग्जामिनर ना इस तरीके से 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। एक तो पूछेगा आपसे राजभाषा के विकास में कंप्यूटर के महत्व को स्पष्ट कीजिए, और इसी क्वेश्चन को सही हो सकता है, वर्तमान समय में कंप्यूटर द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार किस प्रकार हो रहा है, समीक्षा कीजिए, ठीक है ना। देखो राजभाषा हमारी हिंदी है ना, तो हिंदी के बारे में बताना। देखो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे राजभाषा के विकास में कंप्यूटर का महत्व को स्पष्ट कीजिए। अब देखो भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। क्या है भारत की राजभाषा, हिंदी है। तो हिंदी के बारे में बताना है हमको, ठीक है ना। हिंदी देश के करोड़ों लोगों के हृदय से जुड़ी हुई भाषा है। हिंदी क्या है, भारत के करोड़ों लोगों के दिल से जुड़ी हुई क्या है, एक भाषा है। समय के साथ तकनीक ने जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश किया है। देखो समय के साथ जो तकनीक है ना, जो भी टेक्नोलॉजी है, उन्हें हमारे जीवन के, हमारी लाइफ के हर एक क्षेत्र पे क्या है, प्रवेश किया है। और कंप्यूटर इस तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अब देखो जो टेक्नोलॉजी में ना कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मेन क्या है, रोल निभाता है, ठीक है ना। कंप्यूटर ने हिंदी भाषा के विकास, हिंदी प्रचार प्रसार को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हिंदी प्रशासन, शिक्षा, समाचार, व्यापार और इंटरनेट के माध्यम से विश्व के कोने कोने तक पहुंच गई है। आज जो हिंदी है ना, इन सब के माध्यम से विश्व के कोने कोने पहुंच गई है, और हिंदी को कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करा है, ठीक है ना।
अब देखो पढ़ते हैं, राजभाषा के विकास में कंप्यूटर का महत्व। राजभाषा का विकास हो रहा है, उसमें कंप्यूटर का क्या महत्व है, ठीक है ना। तो कहीं इसका मतलब यही हुआ, कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो है ना वो पुश कर रहा है हिंदी को नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने में। कह सकते हैं मोटा मोटा हम कह सकते हैं जो कंप्यूटर है ना वो हिंदी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वो मार्केटिंग कर रहा है हिंदी की, ठीक है। नॉर्मल आपको समझ में आया, अच्छे समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। देखो थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स लिखे होते हैं थोड़ा घुमा फिरा के, तो इसलिए बताया कि जो कंप्यूटर का काम, कंप्यूटर जो है ना वो हिंदी भाषा को नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, हिंदी का विज्ञापन कर रहा है, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं, विज्ञापन कर रहे तो क्या हुआ, अगर किसी चीज़ का विज्ञापन करते हैं तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होती है, तो इसी तरह हिंदी फेमस हुई है। बस वही इसके अंदर बताना है कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है। देखो पहला है, कंप्यूटर एक ऐसा साधन है जिससे हिंदी भाषा को आधुनिक युग में नई पहचान और व्यापकता प्रदान की है। कंप्यूटर एक ऐसा साधन है जिसने हिंदी भाषा को क्या क्या काफ़ी ज़्यादा क्या है पहचान दिलाई है, ठीक है ना, प्रदान की है। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझाया जा सकता है। देखो काफ़ी सारी यहाँ पे पॉइंट लिए हैं, बुलेट पॉइंट लिए मैंने, इसमें समझते हैं क्या है। पहला है तेज और सुगम लेखन, तेज और सुगम लेखन, ठीक है ना। फास्ट, देखो कंप्यूटर में हिंदी में तेजी से टाइपिंग और लेखन संभव है, इससे सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक उपयोग बढ़ा है। देखो एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ। अगर मान लो कंप्यूटर के अंदर हिंदी का ऑप्शन ही नहीं होता, हिंदी टाइपिंग का ऑप्शन नहीं होता, हिंदी के फ़ॉन्ट नहीं होते, ठीक है ना, ये सब नहीं होते, तो क्या गवर्नमेंट जो अपने काम है, अब गवर्नमेंट अपने सारे काम डिजिटली, ई गवर्नेंस का मतलब ये सारे काम ऑनलाइन करना, ऑनलाइन वो कंप्यूटर के माध्यम से करती, तो वो क्या कोई काम कर सकती थी अगर हिंदी में नहीं कर सकती थी ना। तो बस हिंदी में तेज हिंदी टाइपिंग की वजह से, लेखन की वजह से क्या है कि सरकारी कामकाज क्या है बहुत ज़्यादा क्या है, सरकार अपने सरकारी कामकाज कर पा रही है, ठीक है, हिंदी में। दूसरा है दस्तावेजों का निर्माण आसान, देखो कंप्यूटर की सहायता से हिंदी में पत्र, रिपोर्ट और प्रस्ताव, नोटिस, अधिसूचना आदि तैयार करना बहुत आसान बन गया। अब देखो हम कंप्यूटर के माध्यम से ना हम कोई भी पत्र, रिपोर्ट बहुत ईजिली, बहुत तुरंत ही लिख लेते हैं, हिंदी टाइपिंग में, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तीसरा है हमारा भंडारण और सुरक्षा, महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर में जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है ना उसे हम कंप्यूटर में सुरक्षित रूप से रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। देखो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, हमने अभी एक कहानी के मतलब एक कहानी की उससे समझो, थोड़ा थोड़ा फनी सी है। देखो अभी क्या होता है कि काफ़ी बार क्या होता है, मान लो कोई ज़रूरत पड़ गई डॉक्यूमेंट की, मान लो पापा के आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ गई है और पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ गई है। उसके बाद पापा कहते हैं ना फटाफट से आधार कार्ड निकाल और पैन कार्ड निकाल फटाफट से, उसके बाद हम पेलिंग में ढूंढने भाई पैन कार्ड मिल जाए, आधार कार्ड मिल जाए, ढूंढने हमें मिल ही नहीं रहा है, भाई वो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। काफ़ी टाइम लग गया, पापा चिल्लाते हैं कहाँ रखा है, तुम्हें कुछ मिलता भी है, कहाँ रख दे तो सारे डॉक्यूमेंट, हम मम्मी ने रखा था, मम्मी नहीं मैंने कहाँ रखा था, अगली बार तो तुमने रखा था, हम कह रहे छोटे भाई ने रखा था। इस तरह चलती नहीं चलती खिचड़ी सी। अगर कभी रैंडमली पापा कोई डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए कह देते हैं तो नहीं मम्मी ने रखा, तो मम्मी बोले नहीं मैंने रखा, इन्हें रखा है, हम बोलेंगे छोटे भाई ने रखा है। इस तरह क्या है चलती रहती है खिचड़ी सी, ठीक है। और वहीं क्या है, अगर हमारे सारे डॉक्यूमेंट अगर फ़ोन में कंप्यूटर में सेव होंगे तो हम तुरंत ही कंप्यूटर में से डॉक्यूमेंट को निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं उसको। तो क्या है हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या है कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और उन्हें कहीं भी ज़रूरत पड़ने पर क्या उनका ईजिली यूज़ कर सकते हैं, उन्हें निकाल सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया आपको? एग्जाम्पल तो अच्छा लगा ना आपको, बोर तो नहीं हुए ना आप? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे घर में तो होता है तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपके घर में होता है तो भाई कमेंट करना, ठीक है। फिर दूसरा है प्रकाशन में सहायता, देखो कंप्यूटर की सहायता से हिंदी में किताबें, है ना, पत्रिका, समाचार पत्र, विज्ञापन आदि का प्रकाशन बहुत सरल और आकर्षक हुआ है। देखो हिंदी के माध्यम से, कंप्यूटर की सहायता से ना हिंदी में क्या काफ़ी सारी किताबें, पत्रिका और समाचार और विज्ञापन क्या है आदि छपते हैं, जिससे क्या हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। मान लो कोई किताब छप रही है, वो किताब बहुत ज़्यादा क्या फेमस हो गई नेशनल लेवल पे, तो क्या है अब सब लोग पढ़ेंगे उससे, तो क्या हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है। वहीं वो इंटरनेशनल लेवल पर भी गई, वहाँ भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, तो क्या है उस किताब को जब हिंदी भी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो क्या है हिंदी का क्या है बहुत ज़्यादा फेमस होगी हिंदी, ठीक है। अब दूसरा है अनुवाद कार्य में सहायक, कंप्यूटर में विभिन्न सॉफ्टवेयर की मदद से हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के बीच अनुवाद का कार्य में आसान। देखो हिंदी के माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से ना हम अपनी भाषा को किसी भी लैंग्वेज को ना हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये भी आगे क्वेश्चन है उसे भी पढ़ेंगे हम। फिर हमारे समय और धन की बचत, कंप्यूटर के उपयोग से काम जल्दी हो जाता है, सटीक होता है और खर्चा भी कम लगता है हमारा। फिर है राजभाषा नीति का बल, कंप्यूटर के कारण राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को गति और मजबूती मिली है। देखो कंप्यूटर के माध्यम से क्या है जो हमारी हिंदी भाषा है ना, राजभाषा जो हमारी है उसे बहुत ज़्यादा गति मिली है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कंप्यूटर की मुख्य विशेषता जो कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं जो हिंदी में कार्य में सहायक है। पहली हमारी विशेषता हिंदी टाइपिंग। सबसे पहले क्या है, देखो कंप्यूटर में से क्या क्या चीज़ है, क्या क्या विशेषताएं जिससे हिंदी इतनी ज़्यादा फेमस हुई है। पहले हिंदी टाइपिंग, हिंदी में अब कंप्यूटर के अंदर हिंदी टाइपिंग का ऑप्शन नहीं होता तो कोई भी काम हिंदी में हो ही नहीं सकता था, ठीक है ना।
फिर हमारी हिंदी फ़ॉन्ट। अब काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हो गए, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ले रखा है ना फ़ॉन्ट, देखो मैंने हिंदी में लिख रखा है ना, ये नोट्स अगर हिंदी में अगर टाइपिंग नहीं होती तो मैं ये आपके नोट्स हिंदी में बना ही नहीं पाता। साथ में ये फ़ॉन्ट्स भी मैं मैनेज नहीं कर पाता, जैसे ये इस जगह लिखे हैं, थोड़ा गैप है इसके अंदर, है ना, अनुवाद उपकरण, है ना, ये सब मैं बुलेट पॉइंट ये सब मैं नहीं ले पाता। कलर का यूज़ करा है मैंने यहाँ पर, देखो ये सब कलर नहीं ले पाता मैं, ये सब डायग्राम नहीं लगा पाता यहाँ पर, अगर ये सब क्या है, अगर ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं होती, ठीक है ना। पावर पॉइंट का यूज़ होता है नोट्स बनाने में, ये सब मैं नहीं कर पाता। अब दूसरा, कंप्यूटर द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के क्षेत्र। अब देखो कंप्यूटर ने किस माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार करा। पहला है शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, है ना, ई लर्निंग के माध्यम से क्या है हिंदी को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करा। संचार का माध्यम, है ना, कम्युनिकेशन के माध्यम से, प्रकाश और मीडिया, समाचार पत्र क्या हमारे हिंदी में, ई बुक्स हो गई, हमारी ई बुक्स छपती हैं, जैसे क्या कहीं भी कोई भी अपने फ़ोन के अंदर ही खोल के पढ़ सकता है, PDF फॉर्म में जो होती हैं, है ना, ई ऑफिस, ये ई फाइलें होती हैं। व्यापार और बैंकिंग, जितनी बैंकिंग की सेवा है वो सारी की सारी क्या है ऑनलाइन हो गई है, हिंदी में हो गई हैं, ठीक है ना। और क्या है मनोरंजन, जो फिल्म गाने हो गए, फिल्म गाने तो बहुत ज़्यादा रोल निभाता है हिंदी को, हमारी हिंदी को बहुत ज़्यादा प्रकाशित करने में। सच में हिंदी फिल्मों ने बहुत ज़्यादा रोल निभाया है हिंदी को प्रकाशित करने में। आई थिंक आप ये पढ़ोगे आगे जाकर, या आपने पढ़ लिया होगा अपने सेमेस्टर में अगर कोई हिंदी होगी तो। चलो जनसंचार वाले, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार वर्तमान स्थिति। देखो हमें पढ़ना है कंप्यूटर द्वारा, यहाँ पे दिया था ना कंप्यूटर द्वारा वर्तमान में कंप्यूटर द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार किस तरह से हो रहा है, तो वही बताना है, ठीक है ना। वर्तमान समय में कंप्यूटर किस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहा है। वर्तमान समय मतलब प्रेजेंट टाइम, अभी का टाइम, ठीक है ना। पढ़ता है इंटरनेट और वेबसाइट। देखो अगर इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन लिख रहा है ना आपको, तो ये आपको पूरा लिख देना है यहाँ से, ये यहाँ से राजभाषा से लेकर आपको पूरा लिख देना है। बस यही कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। दोनों में से कुछ भी आएगा आपको पूरा लिखना ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से वर्तमान वाला है तो आपको यहाँ से लिखना है, ऐसा नहीं है, और राजभाषा वाला है तो आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सारा लिखना है, ठीक है। पहला है इंटरनेट और वेबसाइट। हज़ारों हिंदी वेबसाइट, ब्लॉग्स, न्यूज़ पोर्टल और शैक्षिक साइट हिंदी में उपलब्ध हैं। आज काफ़ी सारी चीज़ें क्या है हिंदी में उपलब्ध है। फिर है सोशल मीडिया। देखो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि क्या है हिंदी सामग्री पर भरोसा क्या कहता है भरमार है, इनका बहुत सारी हिंदी मटेरियल है। फिर मोबाइल ऐप्स हो गए, हिंदी में कीबोर्ड हो गया, है ना, और क्या है मैसेजेस हो गए, ईमेल, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन आदि के अनेक ऐप उपलब्ध हैं, जिससे क्या हिंदी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है वर्तमान समय में। फिर ईमेल और डिजिटल समाचार। देखो हिंदी में ईमेल मैसेज और ऑनलाइन समाचार से हिंदी क्या है हिंदी का प्रयोग बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सब क्या हमारे पास हिंदी में उपलब्ध है इसलिए। और ये कौन उपलब्ध कराता है, कंप्यूटर। डिजिटल पुस्तक और ई लाइब्रेरी। देखो हमारे पास डिजिटल पुस्तक है। अभी देखो आपको भी पता है सोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट, अभी रेगुलर को तो मुझको रेगुलर तो तुरंत ही अब रेगुलर की बुक तो तुरंत मिल जाती हैं, पर जो सोल है एनसी वेब है इनकी बुकें आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब बच्चा कहाँ से पढ़े, अभी बहुत सारे बच्चे तो देखो एग्जाम से पहले ही पढ़ते हैं, जैसे आप इस वीडियो से पढ़ रहे हो, पर काफ़ी सारे बच्चे क्या है, और देखो आप लोग भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं जो पहले से पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना, लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, पहले से थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, मैथमेटिक्स हो गई, सब पहले से पढ़ना पड़ता है। तो इनकी बुक हमारे पास उपलब्ध नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम सोल की वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर हम ई बुक डाउनलोड करते नहीं करते, है ना। अब क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये भी है क्या कहते हैं ई बुक के माध्यम से पढ़ा हुआ है। तो बस यही है क्या है, हज़ारों हिंदी पुस्तकें ई बुक। और कभी हमें कोई पुस्तक पढ़ने का मन करता है तो उसका क्या है ई बुक का वर्जन हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर वो फ्री में उपलब्ध है तो, ठीक है। फिर हो गया डिजिटल समाचार पत्र। अब देखो दैनिक जागरण हो, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, है ना, नव भारत टाइम्स जैसे समाचार पत्र के ऑनलाइन उपलब्ध है। अब देखो इनके खुद के चैनल हैं। हम दैनिक जागरण अगर ऑनलाइन क्रोम पे सर्च करेंगे तो हम वेबसाइट से भी इनकी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, नहीं तो इनके खुद के ऐप्स बन चुके हैं, है ना। उनके यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे हम कोई सी भी न्यूज़ देख सकते हैं। साथ में इनका ऐप्स होता है जिनसे क्या है कि हम डाउनलोड करके ऐप्स को डाउनलोड करके हम इनके समाचार को है समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। फिर है यूट्यूब और वीडियो प्लेटफॉर्म। देखो हिंदी में शिक्षा, जानकारी, समाचार, कहानी, मनोरंजन आदि के लाखों वीडियो उपलब्ध है। देखो आज जो आप मेरी जो वीडियो देख रहे हो किसके माध्यम से देख रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो ना, तो यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले करा है, ठीक है। अब देखो हिंदी के प्रचार प्रसार में कंप्यूटर के लाभ क्या क्या है। पहला है हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। अभी जो कंप्यूटर ने जो है ना हिंदी को वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा क्या है पहचान दिलाई है। दूसरा है दूर दराज के लोगों को हिंदी की जानकारी प्राप्त कराई है। पढ़ाई, नौकरी, व्यापार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। हिंदी में कंटेंट की उपलब्धता। अब देखो काफ़ी सारा कंटेंट हमें हिंदी में मिल जाता है, ठीक है। पहले नहीं मिलता था, पहले जिसमें छप गया कंटेंट उसी लैंग्वेज में मिलेगा। अगर कोई कंटेंट अगर तमिल में छप गया तो तमिल में ही रहेगा, पर अब ऐसा नहीं है, अब हम किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं बिकॉज कंप्यूटर के माध्यम से। फिर क्या है हिंदी में तकनीकी शब्दावली को और ज्ञान का भंडार बढ़ा है। अब देखो पहले क्या था ना, काफ़ी सारे वर्ड जो थे ना वो ना इंग्लिश में ही रहते थे, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब उन जो हमारी इंग्लिश वर्डों की जो शब्दावली है वो हिंदी में भी आ गई है, जितने टेक्निकल्स वर्ड होते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास कुछ चुनौतियाँ भी हैं, देखो कुछ चुनौतियाँ भी आई होंगी। देखो चुनौतियाँ कौन कौन सी, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो तकनीकी शब्द का हिंदी में सही से सरल और अब आप देखो काफ़ी सारे अभी भी ना बहुत सारे टेक्निकल शब्द ऐसे हैं जिनकी शब्दावली अभी हिंदी में हमारे पास मौजूद नहीं है। काफ़ी सारे टेक्निकल शब्द ऐसे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनका अनुवाद करा नहीं जाता है। काफ़ी सारे वर्ड होते हैं जैसे डाउनलोड हो गया, इसका ढंग से हिंदी में अनुवाद नहीं करा जाता है। इस तरीके से वर्ड होते हैं इनका क्या है, हम हिंदी में ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर सकते और उनका क्या है शब्द हिंदी शब्दावली नहीं पता हमें। फिर है कई लोग जब भी अंग्रेजी को अब देखो कई लोग जो है ना अभी भी हिंदी को अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है ना, उसे ही सबसे आगे रखते हैं इंग्लिश को। फिर क्या है, सभी सॉफ्टवेयर और उपकरण पूरी तरह से अभी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर और उपकरण जो है ना, अभी काफ़ी सारी वेबसाइट हो गई, सॉफ्टवेयर्स हो गई, वो सारे क्या है अभी हिंदी में मौजूद नहीं है, जिससे क्या अभी भी कहीं ना कहीं हिंदी का अभाव है, ठीक है। फिर है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल जागरूकता की कमी। अब देखो जो ग्रामीण क्षेत्र हो गए, शहरी क्षेत्र हो गए, उनमें क्या अभी भी ढंग से इंटरनेट नहीं पहुँच पाया है, तो क्या है उसका अभाव है, जिससे क्या है कि ये हिंदी भाषा इतनी अच्छे से प्रसार नहीं हो पा रही है। अब देखो इसका समाधान क्या है। अब यहाँ पे चुनौती थी, उसके समाधान भी पढ़ने पड़ेंगे, वो भी एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। पहला समाधान है सरल और वैज्ञानिक हिंदी शब्दावली का निर्माण करना। सबसे पहले हमें यही करना है। देखो अभी शब्दावली ढंग से नहीं पता है ना हमें, तो एकदम ईजी शब्दावली का, सरल शब्दावली का हमें निर्माण करना है। दूसरा है हिंदी में अधिक से अधिक गुणवत्ता डिजिटल सामग्री तैयार करनी है। जो हमारे पर अभी सामग्री नहीं है वो हमें जल्द से जल्द एकदम अच्छी सुलभ सामग्री क्या करें, हमें लोगों को दिख देनी है। मतलब क्या करनी है, अधिक से अधिक गुणवत्ता डिजिटल सामग्री उपलब्ध करानी है, तैयार करनी है, ताकि लोग क्या उसे रीड कर सके, उसका उपयोग कर सके। स्कूल कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में हिंदी कंप्यूटरिकता परीक्षण देना है। अब जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, उसमें क्या है कि हिंदी को प्राथमिकता देना है, कंप्यूटर में हिंदी में शिक्षा देना, ये सब बताया है। फिर है सॉफ्टवेयर और तकनीकी को हिंदी में हिंदी मैत्री बनाना। मतलब कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर तकनीकी है ना, उन्हें हिंदी में भी बनाना, जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे तकनीकी हो गए इन सबको। सरकार तकनीकी समाधान संस्थानों और नागरिकों को सहायता बढ़ाना, ठीक है। निष्कर्ष आपको देखो, निष्कर्ष आपको पढ़ने में जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, उसका ही क्या है, उसकी समरी लिख रही है यहाँ पर। 3 लाइन लिख रही है, आप एग्जाम में 3 4 5 6 7 8 कितनी भी लाइन लिख के लाओ, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना सारा, इसको ही समराइज़ करके लिखना, इसे ही निष्कर्ष कहते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ हमारा। अब देखो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमसे बोला है वेब डिज़ाइनिंग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके प्रकार पर प्रकाश डालें। हमें वेब डिज़ाइनिंग बतानी है क्या होती है और बताना है, अथवा में क्वेश्चन और है हिंदी भाषा और वेब डिज़ाइनिंग के अंतर संबंध को पर प्रकाश डालिए। इनके अंतर बताओ, इनके अंतर बताओ, और अगर इनमें कुछ संबंध है तो संबंध बताओ, उसे ही अंतर संबंध कहते हैं, ठीक है ना। अंतर है तो कुछ अंतर बताओ, संबंध है तो संबंध बताओ, ऐसे ही अंतर संबंध कहते हैं। देखो 2 क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर ना, इस वेब डिज़ाइनिंग क्वेश्चन इस 2 तरीके से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से लिख के दिखा दिया, ताकि मान लो अगर आपका ये लिखा गया तो भी आप कंफ्यूज ना हो, ये लिखा गया तो आप तब भी आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। पहला है वेब डिज़ाइनिंग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके प्रकार को प्रकाश डालना है। दूसरा है हिंदी भाषा और वेब डिज़ाइनिंग के अंदर अंतर संबंध को अंतर संबंध के अंतर संबंध में प्रकाश डालना है। पहला देखो वेब डिज़ाइनिंग की अवधारणा समझेंगे। पहले हम प्रस्तावन पढ़ते हैं। देखो आज का युग इंटरनेट का युग है, आपको पता है ना आज का युग क्या है, इंटरनेट का युग है। किसी भी जानकारी, सेवा, व्यवसाय, शिक्षा, मनोरंजन के लिए हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इंटरनेट पर जो भी जानकारी हमें वेबसाइट के रूप में दिखाई देती है, उसे बनाने की प्रक्रिया को ही वेब डिज़ाइनिंग कहा जाता है। आपको समझ में आया। जो भी हमें ऑनलाइन इंटरनेट पे जो भी हमें वेबसाइट दिखती है, ऐप्स दिखते हैं, इनको बनाने की प्रक्रिया को ही वेब डिज़ाइनिंग कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आएगा। वेब डिज़ाइनिंग में तकनीकी के साथ साथ भाषा, विशेषकर हिंदी भाषा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो वेब डिज़ाइनिंग के अंदर ना भाषा का बहुत ज़्यादा, अभी जितनी भी वेबसाइट हैं उन्हें अगर हमें हिंदी में बनाना है तो हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी नहीं होगी वेब डिज़ाइनिंग के अंदर। तो बस यही बताया। अब देखो वेब डिज़ाइनिंग की अवधारणा। वेब डिज़ाइनिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी वेबसाइट के लिए पेज बनाया जाता है। किसी भी वेबसाइट के लिए क्या है, पेज बनाया जाता है, उसे ही वेब डिज़ाइनिंग कहते हैं, ठीक है ना। इसमें पेज की संरचना होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसका रूप होगा, उसकी डिज़ाइन होगी, किस तरह से पेज को बनाना है। पेज के अंदर रंग होगा, जिस तरह देखो मैंने इसके अंदर कितने सारे रंग लिए हैं ना, वैसे पेज का रंग होगा, ठीक है ना। टैक्स होगा कि टैक्स का किस साइज़ का टैक्स होगा, किस तरीके का टैक्स होगा। इमेज होगी, उसके अंदर लिंक होगा, एनिमेशन होगी आदि को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वेबसाइट देखने में आकर्षण लगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगे। मान लो सिंपल सा पेज ले लिया, और कोई इमेज नहीं ली और कलर भी नहीं लिया, ऐसे वाइट का कलर ले लिया, कोई डिज़ाइन भी नहीं, बस एक लिंक दे दिया, तो क्या वो हमें देखने में अच्छी लगेगी, वेबसाइट नहीं लगेगी। अगर उसके ऊपर अच्छा स्ट्रक्चर होगा, डिज़ाइन होगी, कलर होगा, अच्छे टेक्स्ट होंगे, इमेज होंगे, लिंक और एनिमेशन होगा, तो क्या है हमें देखने में अच्छा लगेगा। मान लो नॉर्मल नोट्स में आपको प्रोवाइड करूँ तो आपको अच्छे लगेंगे, बिल्कुल अच्छे लगेंगे। अब मैंने इसके अंदर आपको फ्लो चार्ट दे रखा है, डायग्राम दे रखा है ना, तो जिससे क्या है आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको समझने में मज़ा आ रहा है, आपको हर एक चीज़ ना देखने से ना, देखो अगर हम कोई भी चीज़ बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो हमें वो चीज़ जल्दी याद होती है। इसलिए भाई मैंने आपको ये विजुअल तरीके से आपको प्रोवाइड कराए नोट्स, ठीक है ना, ताकि आप देखो जो चीज़ लिखी है उसे देखो भी कि चीज़ है कैसी, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। से वेब डिज़ाइनिंग कहते हैं आकर्षण बनाता है,
ठीक, आपको समझ में आया वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है। अब देखो वेब डिज़ाइनिंग के प्रमुख तत्व कौन कौन से। तो पहला तो लेआउट बनाना, फिर होता है रंग संयोजन, कलर देखना किस किस तरह से कलर होंगे, पाठक सामग्री टैक्स को देखना, इमेज लिंक, और क्या है नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन डिसाइड करना। अब वेब डिज़ाइनिंग के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखो पहले हमारे इसके कितने 6 प्रकार है, 6 प्रकार को हम पढ़ते हैं। देखो पहला हमारा आ गया स्टैटिक वेब डिज़ाइनिंग। इसमें वेब पेज का कंटेंट लिखा होता है, इसके लिए HTML और CSS का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इसके बदलाव के लिए हर पेज को अलग अलग एडिट करना पड़ता है। इसमें क्या, हर पेज को अलग अलग एडिट करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर की साधारण जानकारी वाली वेबसाइट। फिर हमारे देखो यहाँ से आपको ना, एक मिनट, ये आपको पढ़ लेनी है। ठीक है ना, यहाँ पे डायनेमिक वेब डिज़ाइनिंग आ गई, जिसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, PHP का करते हैं, डाटाबेस ASP नीट। ठीक है ना, जावा स्क्रिप्ट, इस सब का यूज़ करते हैं। इसमें समाचार पोर्टल आ गए, ऑनलाइन शॉपिंग आ गई। ठीक है ना, ये सब कहाँ, देखो आपको याद रखना है कि ये है क्या और ये कहाँ का यूज़ होता है। देखो इसका हम यूज़ करते हैं शॉपिंग में, ऑनलाइन पोर्टल्स पे, समाचार पोर्टल्स पे, सॉरी ई-कॉमर्स और डिज़ाइनिंग आ गई, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट है ना, मिंत्रा, ये सब आ गई। रिफेक्शनिस्ट पोर्टल व डिज़ाइनिंग आ गई, इसमें सरकारी पोर्टल, शिक्षा पोर्टल। ठीक है ना, यहाँ से पढ़ लो। फिर ब्लॉग व डिज़ाइनिंग आ गई, जिसके अंदर क्या है, वर्डप्रेस होती है, ब्लॉगर होती है, पर ब्लॉग बनाना होता है। फिर हमारे देखो वेब डिज़ाइनिंग के लिए कुछ उपयोगी तकनीक, कुछ टूल्स हैं, किस किस टूल से हम अपना वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, मतलब वेब डिज़ाइनिंग का यूज़ करते हैं किस किस टूल्स पे। पहला है हमारा HTML, ये बहुत ज़्यादा फेमस है HTML। इसमें पेज की संरचना बनाने के लिए इसे यूज़ करते हैं। फिर हमारा CSS क्या है, पेज को आकर्षक बनाने में, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने में, अट्रैक्टिव बनाने में इसका यूज़ होता है। फिर होता है हमारा JS, ऐसे जावा स्क्रिप्ट कहता है, इंटरनेट में डायनेमिक फीचर के लिए होता है। फिर हमारा होता है बूस्ट स्ट्रिप। ठीक है, फिर हमारा होता है वर्डप्रेस। ठीक है, अब देखो वेब डिज़ाइनिंग की प्रक्रिया, किस तरह से वेब डिज़ाइनिंग की प्रक्रिया, देखो आपको यहाँ से पढ़ लेनी है। ये पहले हमारी क्या होता है, योजना बनाना, वेबसाइट का उद्देश्य बनाना, किस चीज़ पर बनाना, फिर डिज़ाइन बनाना, फिर उसका विकास करना, किसका यूज़ करता है, हमने नीचे होता है ना HTML CSS PHP, इसका फिर परीक्षण करना, उसकी जांच करेंगे भाई, लोगों के सामने पब्लिक करने से पहले हम उसकी खुद जांच करेंगे ना, परीक्षण करना। फिर क्या है, वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करना, क्या है, फिर हम उसे वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे ताकि लोग इसका यूज़ कर सके। फिर हिंदी भाषा और वेब डिज़ाइनिंग के बीच अंदर संबंध। देखो हिंदी भाषा और वेब डिज़ाइनिंग के बीच अंदर संबंध कैसा है। देखो आप नॉर्मली एक बात समझो, अगर सॉरी, जो हमारी वेब डिज़ाइनिंग है ये हिंदी में ना हो तो जो आम जनता है इसका यूज़ कर पाएगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। तो इसलिए क्या है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा संबंध है। अगर हिंदी भाषा में होगी हमारी वेब डिज़ाइनिंग तो क्या है, आम जनता से जुड़ पाएगी और साथ में इसे बहुत ज़्यादा क्या है, प्रोत्साहित मिलेगा। ठीक है ना, हिंदी भाषा और वेब डिज़ाइनिंग में अंतर संबंध। पहला है हिंदी भाषा और वेब डिज़ाइनिंग एक दूसरे से गहराई से जोड़ते हैं। हिंदी भाषा और जो वेब डिज़ाइनिंग है ना, वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गहराई से जोड़ते हैं। किसी भी वेबसाइट का उद्देश्य जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। देखो किसी भी वेबसाइट का उद्देश्य क्या होता है, लोग अपनी जानकारी को, जो वेबसाइट के अंदर जानकारी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाएं। अगर मान लो वो किसी दूसरी लैंग्वेज में वेबसाइट बनी है तो लोग तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। बस यही बात बोली है। देखो भारत में हिंदी भाषी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। देखो इंडिया के अंदर जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हिंदी भाषा का प्रयोग वेब डिज़ाइनिंग में आवश्यक होता है। अगर हम वेब डिज़ाइनिंग में हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो जो वेबसाइट है ना उसका प्रचार प्रसार ना बहुत ज़ोरों शोरों से होगा, सब लोगों तक उसकी जानकारी पहुँचेगी। देखो हिंदी भाषा और तकनीक वेब डिज़ाइनिंग में अंतर संबंध। पहला है सूचना का प्रसार। हिंदी में वेबसाइट बनने से क्या है, आम जनता तक जानकारी पहुँचेगी। अगर हम हिंदी में वेब डिज़ाइनिंग की वजह से कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो क्या है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आम जनता तक बहुत तेज़ी से पहुँचेगी। फिर है डिजिटल समावेश। हिंदी भाषा के माध्यम से ग्रामीण और दूर दराज के जो यूज़र्स हैं उनको भी डिजिटल सुविधा उपलब्ध होगी। संस्कृति और पहचान। हिंदी भाषा हमारी संस्कृति और पहचान है, पहचान को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। ठीक है ना, हमारी जो संस्कृति पहचान को प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी हिंदी में। फिर है उपभोक्ताओं की सुविधा। देखो उपयोक्ताओं की सुविधा हिंदी भाषा में उपयोग से यूज़र को समझने में आसानी। देखो हिंदी भाषा में उपयोग से यूजर्स को समझने में आसानी होती है और वह वेबसाइट पर अधिक समय बिताते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा समय बिताएंगे। फिर है व्यवसाय में वृद्धि। हिंदी में वेबसाइट होने से ज़्यादा लोग क्या है, ज़्यादा लोग जुड़ते हैं वेबसाइट से और जिससे क्या वो अपने व्यापार और सेवा में क्या विस्तार करते हैं। फिर है शिक्षा और ज्ञान में विस्तार। ठीक है ना, हिंदी में शिक्षक वेबसाइट ई लॉगिन पोर्टल और डिजिटल इससे क्या है, ज्ञान का प्रसार होता है। ठीक है ना,
छठे पे आ जाते हैं हम। वेब डिज़ाइनिंग में हिंदी के उपयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है सरकारी वेबसाइट और पोर्टल्स। क्या है पहले, हिंदी में सरकारी वेबसाइट और पोर्टल उपलब्ध हैं, जिससे क्या है हिंदी के क्षेत्र में ही बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं। अगर मान लो जो वेब डिज़ाइनिंग से सारे पोर्टल बनता है, अगर गवर्नमेंट वेब डिज़ाइनिंग से हिंदी भाषा में पोर्टल नहीं बनाएगी तो क्या है, लोगों के पास जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। तो क्या है, सरकारी वेबसाइट और पोर्टल समाचार वेबसाइट हैं, ठीक है ना, शिक्षण वेबसाइट हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बैंकिंग की हैं, जो वित्त सेवा प्रोवाइड कराती है हमें, व्लॉग, सोशल मीडिया, ये सब क्या है, हिंदी में भी लोग अपने व्लॉग बनाते हैं, जिससे कितने ज़्यादा फेमस है वो लोग। और मनोरंजन और यूट्यूब चैनल की वेबसाइट। मेरा भी चैनल क्या है, हिंदी में ही है, जो मैं हिंदी में ही आपको सबको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 आगे, इस समय वेब डिज़ाइनिंग के लाभ बताने हैं। वेब डिज़ाइनिंग के लाभ क्या है। देखो, अगर कोई वेबसाइट नहीं बनेगी तो भाई कुछ काम होगा, कुछ ऑनलाइन काम नहीं होने वाला। वेब डिज़ाइनिंग के जरिए ही सारे ऑनलाइन काम होते हैं, तो उसके बहुत सारे लाभ है। देखो, पहला क्या है, जानकारी को आकर्षक और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। वेब डिज़ाइनिंग से ही हम क्या है, वेबसाइट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है ना, कलर का यूज़ करके, इमेज का यूज़ करके, डायग्राम का यूज़ करके, फ्लो चार्ट का यूज़ करके पढ़ाना हमने ऊपर। तो ये क्या, जानकारी को आकर्षक और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना होता है वेब डिज़ाइनिंग का काम। फिर क्या है, व्यवसाय, शिक्षा और सेवाओं को ऑनलाइन बढ़ावा। इससे क्या है, जो हमारी शिक्षा, व्यवसाय क्या है, ऑनलाइन इससे बढ़ावा मिलता है। समय और लागत की बचत होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा समय बचता है, किसी भी समय और कहीं भी किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकता है। और डिजिटल भारत और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। जो हमारे डिजिटल भारत है ना, वेब डिज़ाइनिंग इसे बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, ठीक है ना। निष्कर्ष तो आपको पता ही है, ऊपर से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आप देखो, यूनिकोड बताना है, यूनिकोड क्या होता है, ठीक है ना। यूनिकोड क्या होता है, एक स्पेशल कोड होता है, ठीक है ना। यूनिकोड को हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है ना। यूनिकोड की परिभाषा देते हुए उसके प्रकार और महत्व को रेखांकित करना है, बताना है यूनिकोड के बारे में, उसके महत्व को बताना है। अथवा एक क्वेश्चन और पूछ लेता है अलग तरीके से, हिंदी में यूनिकोड का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। कोई भी पूछ ले, आपको लिखना यही पूरा है, ठीक है ना। आप देखो पढ़ते हैं, यूनिकोड है क्या। यूनिकोड कोड क्या है। देखो, यूनिकोड एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो प्रत्येक भाषा को प्रत्येक अक्षर प्रदान करता है। मतलब कि हर एक लैंग्वेज को ना हर एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है यूनिकोड, ठीक है ना। अक्षर के, अंक, चिन्ह के प्रतीक, एक विशिष्ट संख्या, जो भी हमारे नंबर्स हो गए, करैक्टर हो गए, उनको एक विशेष संख्या, एक विशेष कोड प्रदान करता है हमारी यूनिकोड। इसका उद्देश्य है दुनिया की सभी भाषाओं को एक ही डिजिटल प्रणाली में लाना। इसका उद्देश्य क्या है, जो भी दुनिया की लैंग्वेज है ना, उसे एक ही प्रणाली में लाना। और साथ में यूनिकोड ने ना हिंदी को बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्प करी है हिंदी की भी, यूनिकोड ने, ठीक है ना, लाना। इसका उद्देश्य है दुनिया की सभी भाषाओं को एक डिजिटल प्रणाली में लाना, ताकि कोई भी भाषा किसी भी प्लेटफॉर्म पर सही रूप से अच्छे से काम कर सके, ठीक है ना। यूनिकोड को यूनिवर्सल कोड भी कहा जाता है, ठीक है ना। आपको समझ में आया यूनिकोड का मतलब क्या होता है। देखो, यूनिकोड एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मतलब कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जिसका काम होता है दुनिया की किसी भी लैंग्वेज के, हर एक लैंग्वेज के चेन अक्षरों को एक स्पेशल नंबर देना, एक स्पेशल कोड देना, जिससे क्या होता है, दुनिया की जितनी भाषा है ना, वो सारी क्या है, एक ही ट्रैक पे आ जाए। साथ ही साथ वो सारी किसी भी भाषा को लिखना ईजी हो जाए, उसे समझना ईजी हो जाए, ये होता है यूनिकोड का काम। यूनिकोड की विशेषताएं, यह विश्व की सभी भाषाओं को एक साथ सपोर्ट करता है। क्या है, जितनी भाई ये किसी भाषा में ऊंच नीच नहीं करता। ये इंग्लिश अच्छी है, जर्मनी अच्छी है, फ्रांस अच्छी है, फिलहाल वगैरह, ये कुछ भी नहीं देखता है। ये सारी की सारी भाषा को एक समान देखता है, और सबको क्या है, सबको सपोर्ट करता है, सबको प्रोत्साहित करता है, ठीक है ना। फिर है, हर अक्षर और प्रतीक को एक यूनिक कोड देता है। ये हर एक अक्षर को, हर एक कोड को, हर एक कैरेक्टर को क्या है, एक यूनिक कोड देता है, ठीक है, जिससे वो टाइप करने में, लिखने में आसानी होती है उस लैंग्वेज को। प्लेटफॉर्म, डिवाइसिंग और सॉफ्टवेयर में स्वतंत्र होता है ये, ठीक है ना। इससे टेक्स्ट को स्टोर और प्रोसेस और ट्रांसमिटिंग करने में आसान होता है। भविष्य में आने वाले नए अक्षरों को भी इसी में शामिल किया जाता है। देखो, जब अगर भविष्य में कोई फ्यूचर में कोई नए अक्षर आते हैं तो वो भी इसी के अंदर क्या है, शामिल किए जाते हैं। यह विभिन्न भाषाओं के बीच एक क्या है, संगता का काम करता है। अब देखो यूनिकोड की परिभाषा, देखो यूनिकोड एक एनकोडिंग मानक है। क्या है, ये एनकोडिंग करता है, मानक है, जो विश्व की लगभग सभी भाषाओं के अक्षर, अंकों, प्रतीकों और चिन्हों को एक द्वितीय संख्या प्रदान करता है, एक दूसरी संख्या प्रदान करता है। एक कोड के हिसाब से क्या है, उन्हें एक दूसरी संख्या प्रदान करता है, जिससे वह कंप्यूटर और डिजिटल उपकरण पर सामान्य रूप से संगठित काम कर सके, ठीक है। यूनिकोड के प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखो 4 प्रकार बताया कि पहला है यूटीएफ, ठीक है ना, बाइट यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, सबसे अधिक उपयोग की जाने वाला है। इसमें यूनिकोड रूप में यह 1 से 4 बाइट तक की उपयोग करता है। यह इंटरनेट के मानक एनकोडिंग है, ठीक है ना। इसका वेब डिज़ाइनिंग में, ईमेल में, सोशल मीडिया ऐप्स, मोबाइल में काम होता है। फिर हमारा UTF-16 है, यह 2 से 4
बाइट का प्रयोग करता है। इसमें विंडो जावा में काम होता है। फिर UTF है 32 है, ये हमेशा 4 बाइट का प्रयोग होता है। इसमें यूनिक्स और सिस्टम वैज्ञानिक अनुप्रयोग आता है। फिर UCS है, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट 2, यह यूनिकोड का पुराना रूप है। यह केवल 2 बाइट का प्रयोग करता है, ठीक है ना। इसमें पुराने सिस्टम और कुछ विशेष अनुप्रयोग होते हैं। अब देखो यूनिकोड के लाभ क्या क्या हैं। किसी भाषा को सही और एक रूप प्रदान करना। किसी भी लैंग्वेज को क्या है, ये प्रभावी तरीके से लिखता है, एकदम ठीक लिखता है। फिर दूसरा है भाषाओं के बीच में कोई बाधा नहीं। यूनिकोड से क्या, किसी भी लैंग्वेज के बीच में कोई भी बाधा नहीं आती है। टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट और सर्च और ट्रांसलेट करने में आसानी होती है। वैश्विक स्तर पर सूचना आदान प्रदान करने में संभव हो जाता है। काफ़ी संभव हो जाता है ये। फिर है डिजिटल युग में भारत की भाषाओं को बढ़ावा देता है। अब देखो जैसे हिंदी का अक्षर है, नाम है, देखो आ का हा लिखा है, ठीक है। इसमें क्या यूनिकोड इसे क्या देता है, आ को U+0905 देता है, का को 0+095 देता है। इस तरह से क्या है, यूनिकोड के नंबर होता है जो यूनिक नंबर देता है, ठीक है ना। अब देखो यूनिकोड की संरचना स्ट्रक्चर पढ़ना। देखो यूनिकोड का जो स्पेस होता है देखो इस तरह होता है, इस तरह से इसका कोड होता है। पहला आता है बेसिक मल्टीग्रेड प्लान, जिसे BPF कहते हैं। ये सब यहाँ से रीड कर लें, ठीक है ना। यूनिकोड में कुल 21 बाइट कोड होते हैं, ठीक है ना। यह 0 × 0 से लेकर 0 × 10FFF तक क्या है कोड देता है। उसके बाद देखो यूनिकोड का महत्व क्या हो गया, वैश्विक संगता, बहुभाषीय समर्थन, डाटा का आदान प्रदान करना, भविष्य के लिए उपयुक्त और मेमोरी को बचत करना, ये सब हमने पढ़ लिया है। हिंदी में यूनिकोड का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। देखो हिंदी भाषा को यूनिकोड माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए यूनिकोड को व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हिंदी भाषा को डिजिटल माध्यम पे प्रदर्शित करने में, मतलब कि हिंदी लैंग्वेज को क्या कहता है, ऑनलाइन माध्यम पे उतारना, उसे अपलोड करना, इसके लिए जो हमारा जो यूनिकोड है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है वेबसाइट और ब्लॉग्स। हिंदी में लिखी वेबसाइट यूनिकोड का प्रयोग करती है। अगर हिंदी में कोई ब्लॉग या फिर कुछ भी वेबसाइट होती है ना, वो यूज़ करते हैं यूनिकोड का। सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया आदि पर हिंदी में लिखने और पढ़ने के लिए यूनिकोड का प्रयोग होता है, ठीक है। ईमेल और दस्तावेज, देखो ईमेल हो गया, वर्ड, PDF हो गया, पावर पॉइंट आदि दस्तावेजों में हिंदी लिखने के लिए क्या यूनिकोड का यूज़ होता है। मोबाइल और ऐप्स, देखो मोबाइल डेबिट कार्ड ऐप्स, इन सब में क्या यूनिकोड का यूज़ होता है। सर्च इंजन, गूगल जैसे सर्च इंजन के लिए कंटेंट और यूनिकोड के माध्यम से ही क्या है लाया जाता है। फिर है डेटाबेस, ठीक है ना। और E-गवर्नेंस में डिजिटल सेवा, देखो सरकारी पोर्टल, ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटल भुगतान आदि के लिए क्या है यूनिकोड से ही संभव है ये सारे काम। तो पता है आपको हिंदी के अंदर यूनिकोड की क्या भूमिका है, निष्कर्ष आपको पढ़ लेना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताना इंटरनेट क्या है। हिंदी के विकास में इंटरनेट के योगदान का उल्लेख कीजिए। पहले बताना इंटरनेट क्या है और हिंदी के योगदान, हिंदी के विकास में, हिंदी का विकास हुआ उसमें इंटरनेट का क्या रोल है ये बताना है। और अथवा इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी पत्रिकाओं के महत्व को आकलन करना है। देखो इंटरनेट क्या, पहले ये समझते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर का एक वैश्विक जाल है। कंप्यूटर का एक वैश्विक जाल है जो पूरी दुनिया में करोड़ों कंप्यूटर सर्वे और नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। कंप्यूटर एक वैश्विक जाल है, सारे दुनिया के सब कंप्यूटर को क्या एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है ना। यह सूचना संचार और समाधान को आदान प्रदान करने का सबसे बड़ा माध्यम है। ये सूचना को आदान प्रदान करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार की जानकारी कहीं भी और किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं, यह एक वैश्वव्यापी, मतलब कि ये विश्वव्यापी है। ये हर विश्व में हर एक जगह है, इसका यूज़ हर एक जगह होता है। फिर है इसमें जानकारी का भंडार, इंटरनेट में भाई जानकारी का भंडार है। तुम इंटरनेट के अंदर तुम सब कुछ चीज़ के बारे में जान सकते हो। यह तेज होता है, सस्ता होता है, प्रभावी संचार का माध्यम है, ठीक है ना। यह समय और दूरी की सीमा को क्या समाप्त कर देता है, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी कर सकता है। हमने ऊपर पढ़ा, कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना, कुछ अप्लाई कराना, ये सब। फिर है यह बहुभाषी स्वरूप में उपलब्ध है जिसमें हिंदी भी शामिल होती है। देखो इंटरनेट के अंदर हिंदी भी शामिल होती है। हिंदी के विकास में इंटरनेट का योगदान, पहला है हिंदी सामग्री उपलब्धता। देखो इंटरनेट ही हिंदी सामग्री उपलब्धता कराता है। और जब हिंदी सामग्री होगी तो पत्र पत्रिका छपेंगी, जैसे क्या है इंटरनेशनल लेवल पर हिंदी को क्या है प्रोत्साहन मिलेगा। इंटरनेट पर ही हिंदी की बड़ी मात्रा में सामग्री उपलब्ध होती है जो समाचार लेखन, कविता, कहानी, शोध संबंध
शोध प्रबंध हिंदी सामग्री आदि, इससे हिंदी का ज्ञान और भंडार बढ़ता है। फिर है हिंदी का प्रचार प्रसार। देखो इंटरनेट के माध्यम से हिंदी भाषा विश्व भर में फैली है, प्रचार प्रसार हुआ है तेज ना। गैर हिंदी भाषी लोग जो हिंदी नहीं बोलते हैं वो लोग भी क्या है हिंदी को आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। फिर है हिंदी में संचार को बढ़ावा। देखो ईमेल, चैट, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, ठीक, इन सब में क्या है हिंदी को क्या है संचार में बढ़ाया है अपना। फिर है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। ऑनलाइन देखो इंटरनेट जो है ना वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन योगदान देता है। मान लो अगर मेरे पास अगर इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, शूट कर दूंगा, पर उसे मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा। आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी तो आप मेरी वीडियो को वॉच नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इंटरनेट क्या है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। फिर है हिंदी तकनीकी का विकास को बढ़ावा। देखो यूनिकोड ने हिंदी को डिजिटल रूप से क्या है स्थापित किया है। अब हिंदी को आसानी हिंदी से टाइप करना, स्टोर करना, शेयर करना, ये क्या कहता है हिंदी टेक्नोलॉजी विकास से ही संभव है। फिर रोजगार के अवसर में वृद्धि। कंटेंट राइटिंग हो गया, अनुवाद, ब्लॉगिंग, इन सब से क्या इन सब लोगों को ये सब क्या है अपने रोजगार को भी क्या है ब्लॉग के जरिए प्रमोट करते हैं। इनका कोई बोटिक है तो उसको प्रमोट करते हैं ब्लॉग्स में। फिर है हिंदी समाचारों की सरल उपलब्ध। देखो आप सभी बड़े समाचार पत्र और चैनल क्या है की वेबसाइट और मोबाइल ऐप हिंदी में उपलब्ध होते हैं, जिससे क्या है ताज़ा खबर तुरंत तेज़ी से मिल जाती है, ठीक है। अब इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी पत्रिकाओं के महत्व का आकलन। देखो इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ हिंदी पत्रिका हैं उसके बारे में बताते हैं, चलो पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पहले इसकी ऑनलाइन पत्रिका देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहले हमारी है हंस। क्या है हंस है, ये सब आपको पढ़ देनी है, ठीक है ना। ये सारी क्या है हमारी हिंदी पत्रिका है हमारी, ठीक है, जो हिंदी में प्रकाशित होती हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध हिंदी पत्रिका हिंदी भाषा और साहित्य के विकास को अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हिंदी में छपने वाली जितनी पत्रिकाएं ना वो हिंदी साहित्य को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हिंदी साहित्य को बहुत ज़्यादा क्या है योगदान देती हैं। ये पत्रिका साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, तकनीकी, समाज और संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति आदि विषयों पर क्या है गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराती हैं। इनमें नए लेखक को अपनी रचना प्रकाशित करने का मंच मिलता है। पाठक घर बैठे ही नवीन और रोचक लेख पढ़ सकता है, ठीक है ना। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलती है। ये पत्रिका नियमित रूप से क्या है अपडेट होती है, जिससे क्या है पाठक को नवीन जानकारी मिलती है। जैसे कि हंस हो गया हमारा, कादम्बिनी हो गया, तत्व हो गया, समकालीन भारतीय साहित्य हो गया, अनुभूति हो गया, साहित्य कुंज हो गया, ये सारा, ठीक है ना। अब देखो हम आते हैं इंटरनेट पे हिंदी सामग्री के क्षेत्र कौन कौन से। पहला समाचार। देखो समाचार वेबसाइट पे बहुत सारी सामग्री है। शिक्षा वेबसाइट, ई पुस्तक और लाइब्रेरी और व्लॉग और व्यक्तिगत लेखक। सोशल मीडिया हो गई, यूट्यूब सामग्री हो गई और ऑनलाइन पत्रिका हो गई और हमारी सरकारी सेवा हो गई। इस पर क्या इंटरनेट पर हिंदी सामग्री के क्या है ये क्षेत्र हैं। अब देखो इंटरनेट पे हिंदी के विकास में सहायक दे देने वाला यूनिकोड हो गया, गूगल हो गया, मशीनी अनुवाद हो गया, सब कहाँ से पढ़ देना। निष्कर्षताओं को जो हमने पढ़ा है उसको समराइज करके लिख रहा है। इंटरनेट के उपयोग में हिंदी को होने वाले लाभ। देखो अब इंटरनेट के उपयोग से हिंदी को होने वाला इंटरनेट से हिंदी को क्या क्या लाभ हो रहा है वो लिखना है। समय की बचत हो रही है, क्या है जानकारी तुरंत उपलब्ध होती है, कम लागत लगती है, अधिकांश सामग्री निःशुल्क लिए सस्ती होती है, वैश्विक पहुँच मिलती है। दुनिया में कहीं भी किसी भी समय हिंदी में सामग्री उपलब्ध कर सकते हैं। ज्ञान का विस्तार, विभिन्न विषयों पर गहन अध्ययन संभव होता है और रचनात्मक को बढ़ावा। देखो लेखक ब्लॉगिंग करते समय हम अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में रचनात्मक वे में देते हैं। इस तरह मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कर रखे हैं। ये क्या रचनात्मक लेखन का तो एक नमूना है, आपको अच्छी तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करना है, बस यही है। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन आ गया, इसमें हमको बताना है क्या, इसमें हमें बताना है वेबसाइट क्या है और इसकी परिभाषा बतानी, इसके प्रकार बताना है और हिंदी में लिखने के लिए कौन कौन से प्रमुख वेबसाइट हैं ये हमको। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट पढ़ते हैं। देखो वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना का एक संग्रह होता है। वेबसाइट क्या होती है, इंटरनेट पर उपलब्ध एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हमारी बहुत सारी क्या है सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, जिसमें एक से अधिक वेब पेज होता है। इसमें एक से अधिक क्या वेब पेज के रूप में क्या पारदर्शिता होती है। ये किसी भी व्यक्ति, संगठन, संस्था या व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ये हमें हर एक चीज़ के बारे में क्या जानकारी उपलब्ध कराती है, बनाई जाती है। वेबसाइट को हम किसी भी वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम हो गया फिक्सफॉक्स, इन सब पे क्या है देख सकते हैं, ठीक है ना। URL को टाइप करके हमें देखा जा सकता है। पता लगे वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे वेब पेज होते हैं जो क्रोम ब्राउज़र्स पे होते हैं, अन्य ब्राउज़र्स पे होते हैं, जिनके अंदर हमारे शिक्षा से रिलेटेड, संगठन, व्यापार से रिलेटेड क्या है जानकारी उपलब्ध होती हैं। वेबसाइट की परिभाषा। देखो वेबसाइट इंटरनेट पर मौजूद वेब पेज का समूह होता है जो किसी डोमेन नाम होता है, उसका कोई नाम होता है और वेब होस्टिंग के द्वारा क्या कहता है विश्व भर में
उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होता है। कोई भी उपयोगकर्ता जिसको उसका उपयोग है वो उसे पढ़ सकता है। ठीक है। वेब डिज़ाइनिंग के वेबसाइट के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? पहला आता है डोमेन नाम, इसका एक नाम होना चाहिए पता, जैसे www.google.com। फिर है वेब होस्टिंग, वेबसाइट की फाइल स्टोर करने की जगह। फिर हमारा आता है वेब पेज होना चाहिए, वेबसाइट को अलग अलग पेज कंटेंट होना चाहिए। ठीक है। फिर हमारा था लिंक, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना। अब देखो वेबसाइट के प्रकार विवेचन कीजिए। वेबसाइट के प्रकार बताना, पहला हमारा आता है स्थिर वेबसाइट। ये इस प्रकार की वेबसाइट का कंटेंट स्थिर होता है जिसमें जानकारी बदलने के लिए HTML कोड को बदलना पड़ता है। फिर हमारा था गतिशील डायनेमिक वेबसाइट। इस वेबसाइट का कंटेंट क्या है? डायनेमिक होता है, जिसमें डाटाबेस का उपयोग होता है और जानकारी आसानी से क्या बदलती रहती है। ठीक है ना। फिर व्यक्तिगत वेबसाइट होती है पर्सनल वेबसाइट। यह किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट होती है, जैसे कि बायोडेटा, ये सब। वेबसाइट बिजनेस वेबसाइट होती है कुछ, जिसमें बिजनेस की जानकारी, कंपनी, सेवा, ये सब होती है। ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। शिक्षक होती है, जैसे कोर्स नोट्स का रिजल्ट का हो गया। सरकारी वेबसाइट होती हैं, ये सरकारी विभागों द्वारा चलाई जाती हैं। जैसे सरकारी वेबसाइट होती है जिसमें क्या योजनाओं और सेवाओं की जानकारी मिलती है। फिर हमारे ब्लॉग वेबसाइट होती है, जिसमें इस वेबसाइट पर किसी भी विषय पर नियमित रूप से ब्लॉग पोस्ट करना होता है। फिर हमारा आता है पोस्टल वेबसाइट। यह विभिन्न प्रकार की सेवाओं और सूचनाओं का एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि समाचार, ईमेल, ये सब। अब देखो हमको पढ़ना है वेबसाइट कैसे काम करती है। पहले होता है यूज़र होता है, फिर हमारा इंटरनेट से क्या है, फिर हमारा इंटरनेट आता है, फिर हमारा वेब सर्च आता है, फिर हमारा वेब पेज पारदर्शी में दिखने लगता है वेब से सर्च करने के बाद। अब हिंदी में लिखने के लिए कौन कौन से प्रमुख वेबसाइट है? पहला हमारा गूगल इनपुट टूल्स होता है। ये हिंदी टाइपिंग के लिए क्या है? गूगल का एक अधिकारी टूल है, जिसे हम HTTPS, मुझे नहीं पता डॉट के बाद ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, ये सब पढ़ देना। आप हिंदी टाइपिंग हो गया हमारा, आज तक हो गया, इंडिया TV हो गया, अमर उजाला हो गया, विकिपीडिया हिंदी हो गया। ठीक है। ये सब आपको यहाँ से पढ़ लेना है। हिंदी में शिक्षक सामग्री उपलब्ध कराता है। देखो वेब डिज़ाइन बनाने के प्रमुख प्लेटफॉर्म कौन कौन से? पहला है वर्डप्रेस, ब्लॉगर, विक्स, ये सब आपको गूगल शीट्स, ये सब पढ़ लेना है। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब हमारे वेबसाइट्स को बनाते हैं। वेबसाइट के लाभ होता है जानकारी को विश्व भर में पहुंचाना, किसी व्यवसाय संस्था को व्यक्तिगत ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराना, समय की बचत करना, लागत की बचत करना, शिक्षक, व्यापारी और सामाजिक विकास की पहचान करना। 24/7 हमेशा चलती रहेगी, उपलब्ध रहेगी 24 घंटे। अब देखो कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास पर प्रकाश। अब कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास पर प्रकाश डाला। कंप्यूटर में हिंदी भाषा का देखो हमने बहुत बार पढ़ लिया, हिंदी भाषा का प्रकार, हिंदी भाषा कैसे फेमस हुई है, ये सब आपको बताना। देखो कंप्यूटर के आगमन से हिंदी भाषा को नई पहचान मिली है, व्यापकता और समृद्धि मिली है। कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से हिंदी का स्वरूप और उपयोग क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदी अब केवल बोलचाल या लेखन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया में एक सशक्त भाषा के रूप में प्रोत्साहित हुई है। प्रारंभ में कंप्यूटर केवल अंग्रेजी भाषा में ही रिपोर्ट देता था। हिंदी साहित्य भारतीय भाषाओं को कंप्यूटर से लिखना कठिन होता था। अलग अलग जो पैटर्न और कोडिंग के कारण एक रूप का अभाव होता था। हिंदी टाइपिंग और क्या कहते हैं प्रशासन डिस्प्ले में कई तकनीकें समस्या आती थी। धीरे धीरे तकनीकी विकास के साथ हिंदी ने भी कंप्यूटर को आसान बना दिया। कंप्यूटर में हिंदी के विकास की प्रमुख अवस्था कौन कौन सी? पहली है हमारी फॉन्ट और बोर्डिंग का विकास, टाइपिंग तकनीकी का विकास, यूनिकोड का आगमन। ठीक है ना। अब देखो फॉन्ट और कोडिंग का विकास। देखो फॉन्ट, जिसे हम फॉन्ट कहते हैं ना, फॉन्ट का देखो प्रारंभ में हिंदी के लिए फॉन्ट जैसे कृतिदेव, सुधा, चाणक्य आदि का प्रयोग होता था। यह प्लेटफॉर्म यूनिकोड को अधिक आधारित नहीं थे, इसलिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लिखावट हो जाती थी। ठीक है ना। बाद में ISCII इंडिया स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आया, मानक आया, जैसे कि भारतीय हिंदी भाषा को एक अच्छी पहचान मिल गई। देखो यूनिकोड का योगदान, वर्ष 1991 में यूनिकोड मानक आया, जिससे हिंदी के साहित्य सभी भारतीय भाषाओं के लिए क्या है, एक समान कोड कर दिया। टाइपिंग जानकारी का विकास। देखो इससे क्या टाइपिंग सरकारी मानक कैसे होता है, गूगल इनपुट ऐसा होता है, और बोलचाल लिखना ऐसा होता है। आपको प्रैक्टिस करनी है किसकी? टाइपिंग। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है वाई टाइपिंग, बोल कर टाइपिंग करना। अब क्या है, हम टाइपिंग जो है ना बोल कर सकते हैं, सरकारी मानक से कर सकते हैं, जैसे गूगल, और क्या कर सकते हैं हम, फ़ॉन्टिंग टाइपिंग कर सकते हैं, जैसे गूगल इनपुट का टूल्स यूज़ करते हैं। देखो सॉफ्टवेयर और टूल्स का विकास क्योंकि MS वर्ड, हिंदी में टाइपिंग और संवाद, इन डिज़ाइन, हिंदी
डेस्कटॉप का टेलीप्राइम क्या कहते हैं व्यापारिक हिंदी में है नहीं है। हिंदी ग्राफिक डिज़ाइन हो गई, टूल्स हो गए हिंदी में के कुछ। अब देखो इंटरनेट का विस्तार। इंटरनेट ने हिंदी के विकास में एक नई गति दी है, ठीक है ना। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अब सारी इंटरनेट पर मिल जाती है जो हिंदी में भी उपलब्ध होती है। हिंदी वेबसाइट, ब्लॉग, समाचार पोर्टल्स, विकिपीडिया, ऑनलाइन पर शब्दकोश क्या है और ई पत्रिका बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई है। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप आदि इन सबका क्या कहते हैं हिंदी में बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। यूट्यूब पर हिंदी सामग्री और ज्ञान मनोरंजन दोनों ही क्षेत्र में कृतिकृत ली जाती है। अब देखो मोबाइल और डिजिटल उपकरणों में हिंदी। देखो स्मार्टफोन और टैबलेट में हिंदी इनपुट, कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट की सुविधा उपलब्ध है। इंटरनेट आईफोन आदि में हिंदी भाषा पूरी तरह से समृद्ध नहीं है। मैनेजिंग ईमेल, नोट्स, ब्लॉग्स और क्या कहते हैं रिमाइंडर आदि के लिए हिंदी का प्रयोग बढ़ता है। और डिजिटल भुगतान ऐप जैसे गूगल पे हो गए, पेटीएम हो गया आदि में हिंदी इंटरनेट की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। अब देखो हम पढ़ना है हिंदी सॉफ्टवेयर और परियोजना। देखो राजभाषा विभाग भारत सरकार द्वारा अनेक हिंदी सॉफ्टवेयर विकसित क्या करते। देखो जो हमारा क्या कहता है राजभाषा विभाग है ना, यही हमें क्या है भारत सरकार द्वारा अनेक हिंदी सॉफ्टवेयर को विकसित करने को कहता है, पढ़ाने को कहता है। पहला इसके अंदर हिंदी टाइपिंग, दूसरा है हिंदी वर्तनी, ये क्या लिख रखा है जॉन्क हो गया। हिंदी व्याकरण और अनुवाद का यूज़ करना, ठीक है ना। देखो जो CDAC है, DAC और TDIL जैसे संस्थाओं ने भारतीय भाषाओं के लिए एक उत्तम तकनीक, देखो इन सब ने क्या एक उत्तम तकनीक बनाई है। फिर हमारा हिंदी में ई पत्रिका और डिजिटल प्रकाशन। देखो हिंदी में हमको ई पत्रिका मिलती हैं, ई बुक्स मिलती हैं, जिससे क्या हिंदी भाषा प्रोत्साहित हो रही है। देखो आज अनेक हिंदी ई पत्रिकाएं और ऑनलाइन समाचार पत्र क्या प्रकाशित हो रहे हैं। डिजिटल प्रकाशन में लेखन, संवाद और वितरण आसान हुआ है। हिंदी ब्लॉगिंग और ई बुक्स का चलन बढ़ता जा रहा है। देखो हिंदी ब्लॉगिंग का तो बहुत ज़्यादा चलन है। हिंदी ब्लॉगिंग से क्या लोग बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, ठीक है ना। अब तो कंप्यूटर में हिंदी के विकास, हिंदी कार्य करने में देखो हिंदी में कार्य करना काफ़ी ज़्यादा सरल होता है और तेज़ होता है। अगर हम हिंदी में कोई काम करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं, बहुत ज़्यादा सरल होता है, तेज़ होता है। सरकारी कार्यों में हिंदी का अधिक प्रयोग संभव होता है। ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, व्यापक और प्रशासन की हिंदी की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। भारत में भारतीय भाषा के बीच में समन्वय और एकरूपता आई। हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। अब देखो चुनौती क्या क्या है। आज भी कुछ सॉफ्टवेयर में हिंदी का फ़ॉन्ट, देखो आज भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं ना जो हिंदी में काम नहीं करते, वो वर्क नहीं करते हिंदी में, तो उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। तकनीकी शब्द, अब देखो काफ़ी सारे हमें तकनीकी शब्द हैं जो हमें नहीं पता उनकी शब्दावली क्या है। फिर है उत्तर उच्च स्तरीय अनुसाधन और तकनीकी सामग्री की कमी है हमारे पास। ग्रामीण क्षेत्र और डिजिटल साक्षरता के, देखो ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी लोग जो है ना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन्हें इस डिजिटल चीज़ की क्या है साक्षरता, मतलब उनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, तो उसकी कमी है। अब देखो प्रमुख हिंदी वेब डिज़ाइनिंग के प्रमुख उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर। हिंदी विकिपीडिया का, BBC हिंदी का, आज तक का, ये सब दे रखे हैं। अगर निकालने तो निकाल दो, एक मिनट। देखो इसके अंदर हिंदी विकिपीडिया और BBC हिंदी, आज तक, ये सब के क्या है आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है ना। प्रमुख हिंदी वेबसाइट की सूची दे रखी है आपको उदाहरण के लिए। मैंने कुछ लगता है गलत बोल दिया, मेरा कहने का मतलब था आप इन्हें याद कर लो। अगर याद करना तो याद कर लो, नहीं तो आप नॉर्मल छोड़ दो। बस आप एक दो नाम याद कर लो, जैसे अमर उजाला हो गया, दैनिक भास्कर हो गया और आज तक। आपको बस नॉर्मली आपको ये फॉर्मेट तो याद रखेगा ना, https:// ये बना के, और आप जो भी NDTV तो NDTV लिख देना, आज तक तो आज तक लिख देना। बस इतना करना है आपको, ठीक है ना। याद करें तो कर लो, नहीं तो आपको नॉर्मल एक फॉर्मेट याद कर लो, उसकी तरह लिख देना, ठीक है ना। HTTP कॉमन है, फिर ये डॉट और ये स्लैश कॉमन है, फिर www कॉमन है। उसके बाद आपको जो भी अगर आपने आज तक याद करो तो आज तक लिखे .in लगा दो, ये सब आपको करना है, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट टाइप हो गया। इसमें हमको बताना है मशीनी अनुवाद का अर्थ बताना है और इसकी परिभाषा देते हुए उसकी आवश्यकताओं को प्रकाश डालना है, ठीक है ना। मशीनी अनुवाद का अर्थ क्या, देखो मशीनी अनुवाद बताना है हमको और उसकी आवश्यकता प्रकाश डालना है। इसकी आवश्यकता है क्यों, इसको बताना है। अब देखो आज का युग सूचना और तकनीक का युग है। देखो आज का युग क्या है, सूचना का युग है, कम्युनिकेशन का युग, और क्या है, और तकनीकी का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। दुनिया के अलग अलग देशों में लोग आसपास में संवाद करते हैं, आपस में क्या है बात करते हैं, व्यापार करते हैं, शिक्षा करते हैं। देखो आजकल देखो संवाद देखो हम इंटरनेशनल लेवल पर भी करते हैं, व्यापार देखो नेशनल लेवल पर भी होता है, इंटरनेशनल लेवल पर होती है, शिक्षा भी होती है। काफ़ी ज़्यादा लोग क्या बाहर जाते हैं पढ़ने विदेश में। विज्ञापन हो गया,
ठीक है ना, पर्यटन हो गया, जो बाहर से पर्यटन आते हैं, हमारे ट्रैवलर होते हैं, ठीक है ना, प्रशासन आदि अनेक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। भाषा इस संवाद का सबसे बड़ा क्या है, माध्यम है। अब देखो ये सब हमसे जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इन सब माध्यम से, तो क्या है, हम सबको जोड़ने का माध्यम क्या है, लैंग्वेज ही तो है हम सबको जोड़ने का माध्यम, तो क्या है, भाषा इन सबको जोड़ने का क्या है, एक बहुत बड़ा माध्यम है। लेकिन विभिन्न भाषाओं के कारण समझ में बाधा उत्पन्न होती है। देखो अलग अलग, सबकी अलग अलग भाषा है, सबकी अलग अलग लैंग्वेज है ना, इसके कारण क्या है, हमें समझने में क्या है, बाधा उत्पन्न होती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए मशीनी अनुवाद, मतलब कि मशीनी अनुवाद ट्रांसलेट का क्या है, हमने अत्यंत उपयोगी तकनीकी के रूप में विकसित किया है। इसमें ट्रांसलेट का बात चले, जैसे गूगल ट्रांसलेशन हो गया, किसी भी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना, इसी तरह का। देखो मशीनी अनुवाद का अर्थ क्या है, मशीनी अनुवाद से तात्पर्य किसी भाषा में लिखित या बोली गई सामग्री को कंप्यूटर या किसी अन्य डिजिटल उपकरणों की सहायता से दूसरी भाषा में प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया को ही इसमें मानव अनुवाद के स्थान पर मशीनी कंप्यूटर प्रोग्राम कार्य होता है। ठीक है ना, किसी भी हम भाषा को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे ही कहते हैं मशीनी अनुवाद। ठीक है ना, जैसे क्या मशीनी अनुवाद की प्रक्रिया दे रखी है, ये फ्लो चार्ट आपको बना के आना है। देखो फ्लो चार्ट बनाने का एक ही मोटिव है, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए और आप बना कर आओ। ठीक है ना, पहले हम सोर्स टेक्स्ट को लेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वो जनरेट होगा किसमें, अन्य भाषा में। जैसे मैं किसी जैसे जर्मनी है उसे हिंदी में कर रहा हूँ, इंग्लिश में कर रहा हूँ, फिर उसे क्या है, उसका मैं वो टारगेट टेक्स्ट आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। जैसे जर्मनी थी, मैंने उसे इंग्लिश में कर लिया तो वो आ जाएगा। अब देखो मशीनी अनुवाद के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। देखो पहला होता है हमारा नियम आधारित अनुवाद, रोल बेस्ड एमटी। इसमें व्याकरण नियम और शब्दकोश के आधार पर अनुवाद किया जाता है। इसमें ना ग्रामर्स के सारे नियम्स को देखा जाएगा, उसके बाद उसका अनुवाद किया जाएगा। फिर हमारा आ गया संख्यक अनुवाद। इसके अंदर क्या होता है, इसमें बड़े पैमाने पर उपलब्ध अनुपदित पाठक को संख्यक विश्लेषण के आधार पर अनुवाद किया जाता है। फिर हमारा आता है न्यूरल मशीनी अनुवाद, न्यूरल एमटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बुद्धिमत्ता और डीप लर्निंग पर आधारित होता है, जो सबसे अधिक सटीक और ये सबसे अधिक अनुवाद प्रदान करता है। ठीक है ना, अब देखो हम पढ़ना है मशीनी अनुवाद की आवश्यकता। देखो मशीनी अनुवाद की आवश्यकता क्यों हुई, देखो अगर हमें सबसे जुड़ना है, अब हम हर लैंग्वेज तो सीख नहीं सकते, अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे लोगों से जुड़ना है, उनसे संवाद करना है, तो हमें इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, लोगों से जुड़ने के लिए। ठीक है ना, लोग चीज़ों को समझने के लिए। देखो वैश्विक संचार में सहायक, देखो अगर हमें वैश्विक स्तर पर संचार करना है, कम्युनिकेशन करनी, तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। दुनिया भर में लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, मशीनी अनुवाद से उनके बीच में क्या है, प्रभावी संवाद स्थापित होता है। व्यापार और वाणिज्य में उपयोगी, देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुवाद, ईमेल, रिपोर्ट, वेबसाइट आदि के अनुवाद को क्या है, हम समय समय पर समय और लागत दोनों की बचत होती है। अगर इन सबको क्या हम अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर हम इन सबको अगर उनकी लैंग्वेज में देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। फिर हमारा आ गया शिक्षा के क्षेत्र में महत्व। देखो विदेशी भाषाओं के अध्ययन सामग्री, शोध पत्र और पुस्तक विद्याओं से तक उनकी भाषाओं में क्या है पहचान, अब उनकी भाषाओं को समझने में आसानी मिलती है। फिर पर्यटन और यात्रा में सहायक, देखो अगर कोई हम दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पर हम बात करेंगे तो हम क्या है, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा आगे वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, प्रशासन और शासन में उपयोगी हुए, समय और लागत की बचत होती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, और डिजिटल युग की क्या है, ये आवश्यकता हो चुकी है, और मानव अनुवाद में सहायक होती है। आपको यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसी तरीके से लिखें, आप पढ़ोगे ना तो आपको सारे के सारे पढ़ समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, एक एक करके समझाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। और बाकी देखो कितना ईजी है, अगर हम गूगल ट्रांसलेट का यूज़ नहीं कर पाएंगे तो हम किसी से बात कर पाएंगे। अगर हमें नेशनल लेवल पर बात करनी होगी तो इंटरनेशनल लेवल पे किसी से बात करेंगे तो कर पाएंगे। अगर हमें व्यापार करना होगा तो हम कर पाएंगे। अगर हम वहाँ पे घूमने जाएंगे तो क्या हम वहाँ पे होटल में ठहरेंगे तो वहाँ पे हम क्या किसी से कोई संवाद कर पाएंगे, नहीं ना। तो बस ये आपको लिख देना है, एकदम कॉमन सेंस वाला पॉइंट है सारे। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है, भाषा की विविधता और समझ की एकता। देखो हेलो, ये दूसरी लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं हेलो को, इस लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं, कहीं हेलो ऐसे बोलते हैं, इंडिया में नमस्ते ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। देखो अलग अलग लैंग्वेज है ना, तो बस इसे ही कहते हैं मशीनी अनुवाद। मशीनी अनुवाद की परिभाषा देखो यहाँ पे दोबारा दे रखी है। देखो मशीनी अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर प्रयोग या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से एक भाषा के पाठक टेक्स्ट को दूसरी भाषा में क्या है कन्वर्ट करा जाता है। ठीक है ना, मशीनी अनुवाद के घटक कौन कौन से होता है, पहला हमारा आता है शब्दकोश, व्याकरण, विश्लेषण, जनक। शब्दकोश आपको यहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है ना, उदाहरण के लिए देखो गूगल ट्रांसलेशन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, ये आपको ना ये जो उदाहरण दे रखे हैं ना, आपको एग्जाम इसको आंसर के अंदर आपको मस्ट लिख कर आना है। ठीक है ना, गूगल ट्रांसलेशन देखो सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट याद करना, भारतीय भाषा अनुवाद हो गया, और ईमेल, चैट, वेबसाइट हो गया, और तकनीकी दस्तावेज का अनुवाद हो गया, आपको याद कर लेना। ठीक है ना, देखो हमारा एक और क्वेश्चन आ गया मशीनी अनुवाद। देखो ये भी सेम है, अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो आपको ये सब कंटेंट भी लिखना है इसके अंदर, और अगर ये लिखा आ गया मशीनी अनुवाद से संबंधित प्रमुख सॉफ्टवेयर का परिचय दो, तो आपको ये भी लिखना, ये भी लिखना, मतलब कि ये दोनों ही लिखना है, चाहे कोई सा भी बोलते, चाहे ये वाला बोलते, चाहे ऊपर वाला बोल दें क्वेश्चन, तो आपको दोनों ही लिखना है। ठीक है ना, देखो परिचय, मशीनी अनुवाद क्या होता है आपको बता दिया है।
मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में अनेक, देखो आपको बता दूं पर आप पढ़ लेना। मशीनी अनुवाद की जो प्रमुख वेबसाइट होती हैं, गूगल ट्रांसलेटर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, है ना, डीपलील हो गया, HDL हो गया, ये सब आपको यहाँ से, अमेजॉन ट्रांसलेटर हो गया, ये सब आपको यहाँ से पढ़ लेना है ये सब। और यहाँ पे आपको उदाहरण दे रखे हैं, आपको पढ़ना है। और इसके जो ना ये सब आपको अच्छे से लिख देना है। देखो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। इसके मुख्य विशेषता हो गई जैसे कि है क्या, टेक्स्ट को, इमेज को अनुवाद करता है, रियल टाइपिंग बातचीत अनुवाद होता है, मोबाइल ऐप तथा ऑफलाइन मोड पर भी क्या ये काम करता है, ठीक है ना। अब देखो मशीनी अनुवाद और सॉफ्टवेयर के कार्य करने की समानता, देखो आपको ऊपर मैंने बता दिया है, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। विभिन्न भाषाओं को तीव्रता और सटीक तरीके से समझने में, अनुवाद करने में, व्यापार पर्यटन करने में, वेबसाइट ईमेल बनाने में, वैश्विक संचार करने में, व्यापार करने में और समय लागत को, श्रम की बचत करने में इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और बहुभाषीय संचार में इसका उपयोग होता है मशीनी अनुवाद का। देखो क्वेश्चन ये दोनों सेम क्वेश्चन है, बस ये अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। आपको दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पढ़ा दिया है, सेम ये वाला क्वेश्चन ही वैसा ही है। देखो सारा का सारा आपका कंप्लीट हो चुका है। इस सब्जेक्ट के अंदर इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। सारा इसी के अंदर से आएगा। अगर आपको कोई PDF चाहिए तो बस आपको एक ही काम करना है, आपको लाइक कर दी है, 2 जनों को शेयर करनी है, सब्सक्राइब करना है, फिर करना है आपको कमेंट, नोट्स। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। देखो मैं चाहता हूँ आप सबके अच्छे नंबर आएँ, और अच्छे नंबर जब भी आएंगे जब आप इन सब नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे और वीडियो को पूरा देखोगे। एक बार वीडियो देखकर फिर ये नोट्स को पढ़ना। आप वीडियो को 2x पर देखना, उसके बाद नोट्स को पढ़ना, फिर देखना आपको एकदम सारी नोट्स अच्छे समझ में आ जाएंगे। अगर आप बिना वीडियो देखे नोट्स देखोगे ना तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ एक बार वीडियो को देखना, उसके बाद ही नोट्स को रीड करना। अगर आपको किसी और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है ना। ये समस्या 2, 3, 4, 5, 6 के लिए सबके लिए है, DU, SOL, NCF रेगुलर सबके लिए है, BA BCom सब कोर्स के लिए है, ठीक है ना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो भाई मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके वीडियो बना दूँगा, ठीक है।